ड्रामा की शुरुआत लाई जायंग से होती है, जो एक आम सा ऑफिस जाने वाला आदमी है। देखने में बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी साधारण नहीं है। कभी उसे एक अमीर लड़की ने पसंद किया था और फिर उसी ने उसे बेरहमी से छोड़ भी दिया। उसके बाद से ही उसकी एक अजीब आदत पड़ गई, खाना आते ही शराब निकाल कर पीना। ये बुरी आदत भी उसी अमीर लड़की की वजह से लगी थी। अब कई साल बाद मीडिया उसी लड़की की खबरें हर जगह दिखा रहा है। जब परिवार की दूसरी बेटी जियो की शादी, जो एक राजनीतिक सौदा है और बिल्कुल भी उसके लिए अच्छी नहीं है। यही सोचते सोचते ली जायंग अकेला बैठा शराब पी रहा है और मन ही मन पूछ रहा है, ये कैसी जिंदगी जी रही होगी, इतनी खराब कि उसकी निजी जिंदगी तक बिखर गई है। उधर उसके सामने यूनिवर्सिटी क्लब के कुछ सीनियर बैठे हैं और उनका जूनियर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शिकायत करते थक नहीं रहा। कंपनी में जयंग का एक नाम पड़ा हुआ है, लव सिक अंकल, क्योंकि कोई समझ नहीं पाता कि वह पिछले 18 साल से अपनी पहली मोहब्बत को क्यों नहीं भूल पाया। डिप्टी मैनेजर भी हर बात में दखल देने वाला आदमी है। वह बार बार जयंग से उसकी पुरानी कहानी पूछता है, क्योंकि उसे पता है कि जयंग कभी एक अमीर घराने की बेटी का बॉयफ्रेंड था। इसलिए वह उसके बारे में अजीब सी इज्जत भी महसूस करता है। और यहीं पर कहानी हमें ले जाती है 2007 की उस वसंत सुबह में। जो पहली बार कॉलेज आई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एनरोलमेंट करने कहाँ जाना है। फोन पर शिकायत कर रही थी कि यहाँ तो बस बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। तभी उसकी नजर लाई जयंग पर पड़ी। पहली ही नजर में वह उससे आकर्षित हो गई। जयंग बनाना मिल्क खरीदने जा रहा था और ढीले सिक्के गिन रहा था। इसी दौरान एक सिक्का उसके हाथ से गिरकर खो गया। जो दूर खड़ी सब देख रही थी, वह बस चुपचाप इस नए लड़के को देखती रही। कैसे वह सिर्फ 500 वॉन खोने पर इतना निराश हो गया कि बनाना मिल्क खरीद ही नहीं पाया। जो के मन में तुरंत ख्याल आया, लगता है इस कॉलेज में मेरी लव स्टोरी अब शुरू होने वाली है। उसने वह 500 वॉन का गिरा हुआ सिक्का उठा लिया। यही सिक्का उनके बीच पहला कीपसेक बन गया। उनकी कहानी की पहली कड़ी। बनाना मिल्क लेकर जो कैंपस घूम रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक पागल सी सीनियर से हो गई, जो क्लब में किसी को भर्ती नहीं कर पा रही थी। उस सीनियर ने उसे जबरदस्ती रिक्रूटमेंट बूथ पर बिठा दिया। जू ने सोचा, पहले ही दिन इतना ड्रामा, किससे पाला पड़ गया। और ठीक उसी मौके पर जू की दोबारा मुलाकात उसी लड़के से हो गई, जिसका सिक्का गिरा था। जयंग ने पूछा, क्या इस ड्रामा क्लब में सच में नाटक होते हैं? जू ने उल्टा उससे पूछ लिया, तुम सच में फ्रेशर हो? आईने में जाकर देखो, लोग सच में कहते होंगे कि तुम उम्र से बड़े दिखते हो। पहले ही दिन लड़की ने उसकी टांग खींचनी शुरू कर दी थी। जयंग चौंका तो जो बोली, मैंने सिर्फ कहा कि तुम बूढ़े दिखते हो, बदसूरत नहीं, घबराओ मत। वह वाकई बहुत अजीब लड़की थी। जयंग पत्रकारिता विभाग में रजिस्टर कर रहा था। जो ने पूछ लिया, पीडी बनने का प्लान है क्या? क्या वह उसे चिढ़ा रही थी? बिल्कुल हाँ, और उसे इसमें मजा आ रहा था। तभी वही सीनियर लड़की वापस आई और जयंग को समझ आया कि जियो तो उसे शुरू से बेवकूफ बना रही थी। वह भी उसी की उम्र की एक अमीर लड़की थी। पहले दिन ही एक अजीब सी लड़की ने उसे इतना चिढ़ाया कि वह हक्का बक्का रह गया। जयंग ने ठान लिया, अगर इसका बदला नहीं लिया तो कॉलेज आने का कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद जयंग को जियो फिर मिल गई। वह सीनियर बनकर अभिनय कर रही थी। जयंग ने उसे रोका और कहा, मेरे चेहरे का मजाक उड़ाया, मेरे नाम का मजाक बनाया। ये पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे जज किया। जो ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वह बोली, उफ, बोर कर रहे हो, चलो पीने चलते हैं। पीते पीते तय कर लेंगे कि मैं बदतमीज हूँ, या तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, या फिर तुम शराब सहन नहीं कर पाते। अभी तक जयंग सिर्फ परेशान था, अब उसे चैलेंज मिल चुका था। वह बोला, मैं इतना पी सकता हूँ कि तुम्हारे घर में खाली बोतलें ढेर हो जाएं, और बस। यहीं से वह लड़की के जाल में फंस गया। दोनों अभी अभी मिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सालों से करीबी हो। एक तेज जुबान वाली लड़की और एक लड़का जो मुकाबले में पीछे नहीं हटता। लाई जयंग और जियो की कहानी सच में ऐसी लगती है जैसे ऊपर वाले ने खुद मैच बनाया हो। जयंग अब भी इस बात से चिढ़ा हुआ था कि किसी ने उसे बूढ़ा चेहरा बोल दिया। वह जियो के साथ पीता रहा और कब शाम हो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। दोनों थोड़े थोड़े नशे में थे। तभी जू ने चिढ़ाते हुए कहा, लगता है आज घर नहीं जा पाओगे, है ना? डॉर्म भी बंद होगा, या फिर तुम मेरे साथ सो जाओ। ये तो बस इसका मजाक था। लेकिन जयंग सीरियस हो गया। वही नशे में पड़ा रह गया और जियो तो अपने अंकल को बुलाकर आराम से घर चली गई। स्पष्ट था, ये पहली बार नहीं था कि वह इस तरह नशे में हुई हो। उसे तो यह नया कॉलेज इतना दिलचस्प लग रहा था कि उसने अंकल से पूछ भी लिया, क्या मैं यूएस जाकर पढ़ने की बजाय यहीं पढ़ लूं? उधर जयंग पूरी तरह नशे में धुत पड़ा था। अच्छा हुआ कि क्लब की वही सीनियर लड़की उसे संभाल ले गई, क्योंकि डॉर्म वापस जाने की हालत ही नहीं थी। अब तो सीनियर्स ने कहा, चलो दूसरे राउंड पर चलते हैं, और देखते देखते पूरी रात बीत गई। एक दिन पहले जो लड़का नए नए दाखिल हुआ था, अब वह दो नए सीनियर दोस्तों से मिल चुका था। फिर दोनों सीनियरों ने मजाक में पूछा, क्यों भाई, किसी ने उम्र पर ताना मारा क्या? इसलिए बार बार आईना देख रहे हो? जयंग ने झिझकते हुए पूछा, अगर कोई लड़की तुम्हें बूढ़ा चेहरा कहे तो इसका मतलब क्या होता है? सीनियरों ने हंसकर कहा, मतलब वो तुम्हें पसंद नहीं करती। और क्या? जयंग तो सच में गांव का सीधा साधा लड़का था, जो पहली बार शहर आया था और पहले ही दिन एक
लड़की ने उसकी नाक में दम कर दिया था और उस दिन तो हालत और खराब हो गई क्योंकि वही लड़की जो कल उसे अपने साथ सोने का इशारा कर रही थी आज उसके सामने खड़ी हो गई। उसे देखते ही जयंग ने तुरंत सिर नीचे कर लिया पर जू तो जू है, सीधे उसके बैग को पकड़कर उसे क्लास से बाहर खींच ले गई। अगर मेरे साथ पीने नहीं चलोगे तो पढ़ाई वढ़ाई भूल ही जाओ। पब पहुंचकर जू ने पूछा, कल रात तुम कहाँ सोए थे? हमारी इतनी भी जान पहचान है ना, हम दोनों तो लगभग साथ सोने ही वाले थे। पूरा माहौल चौंक गया, सबकी नजर उन दोनों पर आ गई। जू ने तो यहाँ तक कह दिया, असल में तो मुझे ये हैंडसम लगता है। बेचारा मासूम जयंग बस अभी कॉलेज आया था और यहाँ एक लड़की उसे लगातार परेशान कर रही थी क्योंकि उसे 5 बजे उसके साथ पीने का वादा था। फिर जू ने बिल चुकाया और चली भी गई। उसने तो जयंग के लिए 2 प्लेट खाना भी ऑर्डर कर दिया था, कल की हरकत का माफीनामा समझकर। अब पूरी क्लास में जयंग बस अपने फोन को घूरता रहा। क्या जू मैसेज करेगी, कुछ लिखेगी? टीचर को चिढ़ हो गई और उसने चौक फेंककर उसके सिर पर मारा। तब जाकर होश आया। क्लब लौटकर उसे पता चला कि जू आज आई ही नहीं और वह थोड़ा उदास हो गया। क्या वो बस मेरे साथ खेल रही है? असल में जो अपनी निजी फैमिली समस्याओं में फंसी थी। उसकी माँ चाहती थी कि वह घर वापस आए और यूएस जाकर पढ़ाई करे। उसकी जवानी जो अभी खिलने वाली थी, उसे उसकी माँ ने एक कांच के पिंजरे में कैद कर रखा था। जयंग देर रात तक क्लब में इंतजार करता रहा लेकिन जू नहीं आई। वह दुखी मन से क्लब बंद करके निकल गया। कुछ देर म्यूजिक सुनते हुए चल रहा था, तभी उसने देखा जो उसी के सामने बैठी है और उससे भी ज्यादा उदास लग रही है। वह उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गया लेकिन 2 कदम बाद ही वह रुक गया और वापस लौट आया। उसने पूछा, क्या हुआ? जो हैरान रह गई। मूड खराब होने की वजह से वह बात ही नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, पहले तुम घर जाओ। जयंग बोला, कहाँ गई वो लड़की जो कल तक इतनी तगड़ी बनी फिरती थी? कहीं इसलिए तो नहीं उदास कि तुमने वादा तोड़ दिया? जो ने तुरंत पलटवार किया, तुम्हें मुझ पर क्रश है क्या? नहीं तो कैसे पता चला कि मैं नहीं आई? हर बार जयंग मुंह खोलता और जू उसे चुप करा देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए या रुके। आखिरकार उसने हिम्मत की और जू से पूछा कि क्या समस्या है। जू ने फिर से नकली उदास चेहरा बना लिया। जयंग बेबस हो गया। उसे बस इतना कहा कि अगर जल्दी नहीं चली तो आखिरी बस छूट जाएगी। जू ने पूछा, क्या मैं मजबूत लगती हूँ? जयंग सोच में पड़ गया। इतनी सुंदर लड़की को आखिर इतना मजबूत होने की जरूरत क्यों पड़े? और बस जयंग का यह एक वाक्य सीधे जू के दिल पर लगा। वह बोली, क्या तुमने अभी अभी मुझसे अपने दिल की बात कह दी? तुमने कहा कि मैं सुंदर हूँ, तो क्या ये इजहार नहीं हुआ? दोनों की जवानी कितनी खूबसूरत और कवितामयी लग रही थी, लेकिन यह पल ज्यादा देर नहीं रहा। एक ही बस में बैठे, एक ही गीत सुनते हुए, जो कुछ देर पहले अजनबी थे, अब एक दूसरे के अजीब तरह से करीब महसूस हो रहे थे। लाइजन उस लड़की को बार बार चोरी से देखता रहा जब तक बस आखिरी स्टॉप तक नहीं पहुंच गई। उतरने पर जू ने खुद पहल करके पूछा, तुम्हारे पास फोन नंबर है? और वहीं दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। जयंग थोड़ा झेप गया था लेकिन उसने हाँ कह दी क्योंकि सच तो ये था कि वह भी इस चुलबुली लड़की पर चुपके चुपके दिल हार चुका था। समय बीता, अतीत तो अतीत ही रह गया। वर्तमान में ली जायांग अभी ड्यूटी खत्म करके आराम ही कर रहा था कि तभी एक सीनियर का फोन आया, जो तुमसे मिलना चाहती है। वह घबरा गया और मना करना चाहता था लेकिन उसी समय उसका फोन बंद हो गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो डिप्टी मैनेजर अभी अभी फोन रखकर उसी तरफ मुड़ा और पूछा, कब से तुम सीनियर जू को डेट कर रहे हो? सारे लोग उसकी ओर घूमकर देखने लगे। वह मना ही करने वाला था कि तभी दूसरा फोन आया। क्या डिप्टी मैनेजर लीजियन वही है? जायांग ने इशारा किया, मैं यहाँ नहीं हूँ। फोन वाली ने निराश होकर कॉल काट दी। अब जूनियर को यकीन हो गया कि उसके सीनियर और जू के बीच कुछ तो चल रहा है। फिर कहानी लौटती है उन पुराने डेटिंग दिनों पर। लीजियन और जू एक बार बुक स्टोर पर डेट पर गए थे। जू को यह जगह बहुत बोरिंग लगी। वह बाहर घूमना चाहती थी लेकिन जायांग रहना चाहता था। नतीजन वह आगे बैठकर लेक्चर सुनता रहा और जू बस उसे प्यार से देखती रही। जब जायांग ने एक मुश्किल सवाल का सही जवाब दिया, जू के मन में बस यही आया, मैं इसे किसी भी बात पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद दोनों अकेले बैठे। जू ने उत्सुक होकर पूछा, तुम्हें किताबें पसंद है? वह सहजता से एक उपन्यास की कहानी बताने लगा। एक प्रेमी जो दूर देश में मर गया और उसकी पत्नी जीवन भर इंतजार करती रही। ये सुनकर जू की आंखें लाल हो गईं और आंसू निकल आए। वह बोली, कविता बहुत भावुक थी। असल में वह अपने आंसू छुपा रही थी क्योंकि जल्द ही उसे उस इंसान से दूर होना था जिसे वह पसंद करने लगी थी। जयांग ने सोचा था कि वह लड़की शायद कभी फिर नहीं मिलेगी, लेकिन काम से निकलते ही ठीक उसी पुराने अंदाज में जू ने कंपनी के बाहर आकर उसे रोक लिया, जैसे सालों पहले किया था। कैफे में बैठते ही जो उसे देखकर हंस पड़ी। वह बोला, रोना है तो रो लो, खाना है तो खा लो, बस जो करना है करो। लेकिन अब जू बदल चुकी थी। वह सीधा तंज कसती है, कंपनी के कपड़े क्यों पहने हैं? जयांग बोला, ताकि तुम अच्छी जिंदगी जी सको, ये मैंने ही खरीदे थे। जू ने बात काट दी और कहा, चलो वैसे ही बियर पीते हैं, जैसे हम 19 साल की उम्र में किया करते थे। जयांग ने तुरंत मना कर दिया। अब बड़े हो गए हैं, वो पुराना ड्रामा क्यों
निकालना, वो ड्रामा यानी उन दोनों की कॉलेज की यादें। तभी वही सीनियर लड़की आ गई जो उस दिन क्लब में भर्ती कर रही थी। उसी की वजह से जयंग क्लब में शामिल हुआ था और ये क्रेडिट जू को ही जाता था। दो सीनियर दोस्त बेबस होकर देखते रहे क्योंकि वह दोस्त जो बस वॉशरूम भागने में एक्सपर्ट था अब सीधे जू के साथ घूम रहा था। जब पता चला कि आज ड्रिंक पार्टी है, जू ने पूरे ग्रुप को जबरदस्ती खाने पर खींच लिया। खाने दौरान उसकी माँ ने लगातार कॉल किया पर जू ने नजरअंदाज कर दिया। वह खुलेआम लिए जयंग के लिए फीलिंग्स व्यक्त करती रही। अभी जयंग ने कॉलेज ज्वाइन किया था और दोनों कपल बन गए थे। जिन लड़कों की गर्लफ्रेंड नहीं थी वे बस दुखी होकर देखते रहे। काश कोई अमीर लड़की उन्हें भी ऐसे ही पटाती, लेकिन जू की माँ लगातार कॉल करती रही क्योंकि वह उसे अनदेखा कर रही थी। घर पहुंचते ही उसे डांट पड़ी। जू ने समझाने की कोशिश की कि उसे यह स्कूल पसंद है, लेकिन माँ को बस पढ़ाई और परिवार की इज्जत की चिंता थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि बेटी चाहती क्या है। जो काफी समय से डिप्रेशन में थी और दवाइयाँ लेती थी, लेकिन उस दिन उसने सारी गोलियां थूक दी और घर से निकल गई। उसे इस बात की परवाह नहीं रही कि माँ को पता भी चलेगा या नहीं। इस वक्त जू को बस एक ही इंसान की परवाह थी, ली जायांग। उसे देखते ही वो अपनी सारी मजबूती तोड़कर सीधे उसकी तरफ भागी और बच्चे की तरफ फूट फूट कर रो पड़ी। एक तरफ 20 का लड़का जो समझ भी नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ वो लड़की जो बाहर से हमेशा मजबूत दिखती थी लेकिन असल में अंदर से बेहद नाजुक थी, हमेशा परिवार के दबाव में घुटती हुई। यही जू ने पहली बार खुलकर अपनी फीलिंग्स बयां की। वो उसे खोना नहीं चाहती थी और जंग ने भी जवाब दिया, जानती हो मैं ड्रामा क्लब में क्यों शामिल हुआ? क्योंकि तुम वहीं बैठी थी। मतलब ये पहली नजर का प्यार दोनों की तरफ से था। नहीं तो जंग को तो शुरुआत में ये भी नहीं पता था कि क्लब है किस चीज का। ये सुनकर दोनों खुद को रोक नहीं पाए और एक सच्ची खुशियों से भरी किस हुई। जू की आंखों में साफ दिख रहा था कि वह ली जैंग से मिलकर सच में बहुत खुश है। वर्तमान में दोनों फिर से बिल्ली कुत्ते की तरह झगड़ रहे हैं। एक आर्टिकल की वजह से जू का नाम एक पॉलिटिशियन के साथ अफेयर में जोड़ दिया गया था, इसीलिए वो जैंग के पास आई थी और इसी वजह से आखिरकार उसे अपने नापसंद शादी से तलाक भी मिल गया। लेकिन जिस कैफे में दोनों बैठे थे उनकी पीछे से ली गई तस्वीर किसी ने खींच ली। जू ने जयांग को सब बताया, किस तरह लोगों ने उसे बांझ कहा, किस तरह उसकी शादी रोमांटिक नहीं थी और कैसे उसका पति नशे में उसे गालियां भी देता था। यह सुनकर जयांग के भीतर गुस्सा उबल पड़ा। जू ने उसकी आंखें पढ़ ली, ऐसी हरकत मत करो वरना मैं फिर से पिघल जाऊंगी। इस हालत में कोई लड़की ऐसे शब्द कैसे बोल सकती है? लेकिन जू ने बताया कैसे उसने तलाक के लिए हर हद पार की और किस तरह जयांग की वजह से केस खत्म होने में मदद मिली। वह बस उसे एक बार धन्यवाद कहना चाहती थी और एक अनुरोध भी कि तलाक पर जो अंतिम आर्टिकल छपेगा वह जयांग खुद लिखे। इसी बात पर जयांग भड़क गया, मैं यहाँ ये सब सुनने के लिए नहीं बैठा, फिर मिलेंगे तुम्हारी अंत्येष्टि में या मेरी में। ये बेहद कड़वा वाक्य सुनकर जू की आंखें फिर से भर आईं। अगले दिन जैसे ही जयांग ऑफिस पहुंचा, ऊपर से उसे तुरंत बुलाया गया। पूछा गया, क्या जीयू का तलाक केस तुमसे जुड़ा हुआ है? कल की तस्वीर में तुम दोनों साथ बैठे थे। उधर जूनियर स्टाफ तो खबरें खोदने में लगा ही था, लेकिन डिप्टी मैनेजर ने तो इस मौके को भी उठाकर किसी दूसरे अखबार के लिए खबर बना दी। सीनियर सिस्टर गुस्से से भर गई, अपना सामान उठाया और नौकरी छोड़कर बाहर निकल गई। साफ था उसे मौका मिला था गू के तलाक की सच्चाई लिखने का, पर उसने उसे गलत काम में लगा दिया। और पिछली रात की फोटो वह जीयू के परिवार की चाल थी। उसकी माँ ने किसी को छुपकर फोटो लेने भेजा था और फिर उसे पोस्ट करने का आदेश दिया। कमाल है, एक तरफ यही परिवार उस पर शादी का दबाव डालता रहा और अब उसी के खिलाफ सबूत भी बना रहा था, लेकिन माना पड़ेगा जयांग की वजह से ही जो के तलाक का रास्ता आसान हुआ। लंच के बाद लौटते हुए जयांग एक सहकर्मी के साथ चल रहा था कि तभी एक नाक घुसाने वाला आदमी सामने आ गया। जयांग उससे बचना चाहता था लेकिन वो सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा, तो जीयू अब तुम्हारे साथ चिकागो जा रही है शादी करने? ये अफवाह पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल गई। इसकी बकवास सुनकर जयांग ने उसे एक लात मार दी ताकि जिंदगी भर याद रहे। उधर जू अपनी बड़ी बहन के साथ बैठी थी। दोनों बहनें शिकायत कर रही थी कि शायद दोनों की किस्मत में अच्छा पति लिखा ही नहीं है। गू की फोटो देखकर उसकी माँ ने फिर फोन किया और डांट पिलाई, मानो वो अभी भी हाई स्कूल में पढ़ रही हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि तलाक की उम्र तक पहुंच चुकी लड़की को अब भी उसकी माँ ऐसे कंट्रोल करेगी। बड़ी बहन भी जानना चाहती थी वो आदमी कौन है, लेकिन अब तो उस आदमी की जानकारी भी निकाल ली गई थी। फिर बहन ने कहा, क्या तुम्हारे लिए इस तरह बैठना ठीक है? यहीं रुको, कहीं और मत जाओ। वह चाहती थी कि जू यहीं उसके साथ रहे और उसी के साथ काम करे। जू की बड़ी बहन ने उसे समझाया, कम से कम उस लड़के का ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी वजह से अपनी बैचलर जिंदगी में बेहोश ही हो जाए। उधर घर पहुंचकर ली जयांग अपने सीनियर दोस्तों पर बिगड़ रहा था। वह बोला, मैं कहीं जाने की सोच भी लूं तो भी उस लड़की से जुड़ा नाम दूर दूर तक नहीं फैलना चाहिए। वो लड़की चाहे जहाँ जाए या रहे, अब सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। मैं जैसा शांत आदमी किसी बड़ी हस्ती के नाम से
कैसे जुड़ सकता हूँ, इसलिए क्लब की लीडर सिस्टर जयांग की मदद करने आई। उसने कहा, चलो पूरी टीम इकट्ठी होकर एक ग्रुप फोटो ले लेती है, यही फोटो अफवाहों को मिटाने के लिए काफी होगी। लेकिन जू तो अभी भी उस बात पर खफा थी जब जयांग ने उसे कहा था, अगर कुछ हुआ तो मिलना बस अंतिम संस्कार में, चाहे तुम्हारा हो या मेरा। इसलिए उसके लिए सब साफ करना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी उसने सोचा, ठीक है, मिलकर देख ही लेती हूँ। जैसे ही दरवाजा खुला, चमकीली नारंगी शर्ट पहने जयांग हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सामने वही इंसान खड़ी थी जिसे वो सबसे कम देखना चाहता था। सीनियर सिस्टर उसे अकेला छोड़कर भाग गई और बेचारा जूनियर जो जैसी मुसीबत वाली लड़की के सामने अकेला रह गया। अंदर आते ही जो चिढ़कर बोली, तुम सच में अजीब इंसान हो, बिना कुछ बोले सीधे दूसरों के घर में लोगों को घुसाने का शौक रखते हो। अब कहानी फ्लैशबैक ले जाती है उनके यूनिवर्सिटी वाले पहले साल में, जो घर से भागकर लिए जयांग के पास आ गई थी। दोनों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। आखिरकार उन्हें क्लब के सीनियरों का छोटा सा कमरा मिला, यानी एसईओएन का रेंट वाला कमरा। दोनों दबे पांव अंदर गए ताकि किसी की नींद न टूटे। फिर दोनों एक कोने में सिकुड़कर लेट गए और एक दूसरे को देखते रहे। लेकिन चाहे जितना धीरे रहे, सीनियर्स ने समझ ही लिया कि ये दोनों बच्चे यहाँ क्यों आए हैं। अगली सुबह सीओएन गुस्से से फट पड़ी, तुम सबके तो अपने घर हैं, पर रहना होता है तो मेरे कमरे में ही आ जाते हो। नाश्ते के बाद जू के अंकल उसे लेने आए, जो घबराकर पूछने लगी, क्या माँ को पता चल गया? लेकिन अंकल अपनी भतीजी को हमेशा की तरह बचाते रहे। वह उसके लिए कपड़े भी लाए ताकि माँ को पता न चले कि जो रात भर बाहर थी। अंकल ने पूछा, क्या तुम्हारे दोस्तों को पता भी है कि तुम टाइकून की बेटी हो? जू मुस्कुराई, अभी बताना थोड़ा देर हो जाएगा। अंकल के पास एक और अच्छी खबर थी, चूंकि माँ 4 हफ्तों के लिए विदेश जा रही थी। इसका मतलब जू के पास 4 हफ्ते आजादी के थे। जू ने तुरंत 4 हफ्तों की पूरी एक्टिविटी लिस्ट बना दी। बस शर्त थी कि हर दिन उसे किसी न किसी के घर सोने की जगह मिलनी चाहिए। सीनियर लड़कों की स्थिति तो और खराब थी, दोनों ही किराया नहीं चुका पाए थे। इसलिए सीओयान ने उदारता दिखाते हुए जू को चाबी फेंकी, ले जाओ डुप्लीकेट बना लो। अपने प्यार के साथ रहने का मौका देखकर जयंग ने भी झटपट सामान बांधा और अपने माता पिता से झूठ बोला कि वह 4 हफ्तों के लिए लाइफ एक्सपीरियंस लेने जा रहा है। और उन्हीं 2 हफ्तों में जब जू की माँ बाहर थी, दोनों ने पूरा पहला सेमेस्टर खुशनुमा यादों में बिता दिया। एक शाम दोनों साथ बैठे पी रहे थे। जू ने पूछा, जीडीएयू वाली कहानी में दोनों ने 50 साल तक एक दूसरे का इंतजार किया था, सही? जयंग ने कहा, अगर वो आज नहीं आते तो कल आते। जू समझ गई, वह असल में यह पूछ रही थी, भविष्य में चाहे जैसे हालात हो, तुम मेरे पास आओगे? जयंग का जवाब पक्का था, हाँ मैं जरूर आऊंगा। उसने एक फिल्मी लाइन भी सुना दी, उस कहानी में लिखा है कि अगर एक रो पड़े तो दूसरा रोना बंद कर देगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत रोऊंगा। सच कहना पड़ेगा, ये साहित्य वाले लोग कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बातें बोलते हैं। लेकिन सियोयन के कमरे में रह रहकर जू भी थोड़ी बहुत अश्लील बातें बोलने लगी। जायंग ने चिंतित होकर कहा, इस कमरे से जल्दी निकलो, नहीं तो तुम भी उसकी अनकंट्रोलेबल पूपिंग वाली बीमारी पकड़ लोगी। जू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और भागकर फुटबॉल मैदान की घास पर लेट गई। ले जैंग भी उसके पास जाकर लेट गया। दोनों तारों भरे आसमान को देखते रहे। कुछ देर बाद जू ने शरारती अंदाज में पूछा, सोए क्या? अर्थ साफ था, सेक्स की तरफ इशारा। जायंग सुनकर सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू ऐसा सुझाव यहीं दे देगी। जू ने हंसकर कहा, कोई नहीं है इधर, यादगार पल बनेगा। ली जायंग भागना चाह भी ले तो भी भाग नहीं सकता था। लेकिन तभी पास बैठे किसी लड़के ने चिल्लाकर कहा, करो ना, जल्दी करो बेबी। दोनों हंस भी दिए और शर्मा भी गए। वर्तमान में अब वही लाई जैंग कोने में बैठा है और जो उस पर ताना मार रही है, अब भी वही टी शर्ट पहनते हो जो मैंने दी थी। समझते हो घर खरीदने के लिए पैसे बचाना आसान होता है? सच तो ये है कि तुम मुझे इतना मिस करते हो कि टी शर्ट खिंचकर खराब हो गई फिर भी फेंक नहीं पाए। फिर उसने झुंझलाकर कहा, और अगर तुमने मेरा तलाक वाला आर्टिकल पोस्ट किया होता तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। जयंग ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। इससे जो नाराज होकर उठ गई। थोड़ी देर बाद जयंग ने कॉफी शॉप वाली घटना पर अनाड़ी तरीके से माफी मांगी। जो मैंने कहा था फ्यूनरल वाला, वो बस गुस्से में कहा था। जू ने उसे दयनीय नजरों से देखा, पर फिर भी वह उसके नए आर्टिकल की समस्या हल करने के लिए ठहर गई। उस रात जयंग सो नहीं पाया। बस उसके कानों में वही टीजिंग लाइन घूम रही थी, तुम मुझे इतना मिस करते थे कि वो पुरानी टी शर्ट तक नहीं फेंकी। वह सोचता रहा, मुझे उसे बहुत पहले फेंक देना चाहिए था, रात के 1 बजे। ऊपर से उसके सुपीरियर ने फोन करके डांट पिलाई, नई रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? क्या तुम्हारी तस्वीर पोस्ट कर दूं और इसे स्कैंडल बना दूं? कंपनी की इन हरकतों से जयंग बिल्कुल थक चुका था। वह कमरे में सामान खोजता रहा, लेकिन तभी माँ ने उसे खाने की मेज पर बुला लिया। कब शादी करोगे? कब सेटल होगे? अब तो हाल ये था कि जीयू से जुड़ी खबरें उसे ऑफिस में तंग कर रही थी और घर में शादी की टेंशन। वह सच में तंग आ चुका था। अगले दिन पुराना ड्रामा क्लब पूरा इकट्ठा हुआ ताकि जयंग को बचाने की योजना बने। दोनों सीनियर हंसते हुए उस समय की कहानी सुना रहे थे जब जयंग जू
के लिए रोता था, जो चली गई अब कभी वापस नहीं आएगी? जू ने आश्चर्य से पूछा। सच में ऐसा था? जयंग ने शांति से कहा। जब मैं कम उम्र और कम अक्ल वाला था तब ऐसा बच्चा जैसा था, लेकिन असलियत ये थी, अंदर ही अंदर उसे आज भी वही पुरानी फीलिंग्स महसूस होती थी जब जू उसके साथ थी। आखिरकार सबने एक ग्रुप फोटो ली ताकि अफवाहें खत्म हो जाएं। घर लौटते समय जायंग और जू ने पुरानी बातें की। वह बोला, तुम्हें कब फिर से विदेश जाना पड़ेगा, वहाँ अच्छे से खाना, रेगुलर रहना और अपना ध्यान रखना। अगर कोई अच्छा इंसान मिले तो और भी अच्छा। ये कहना कि फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं एक झूठ था। जू ने भी मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए तो अच्छा होगा अगर तुम्हारे जैसा इंसान फिर कभी न मिले। जयंग इस तरह के उसके ताने सुनते सुनते आदी हो चुका था। असल में जू को बस यही डर था कि कहीं जयंग उसकी समस्याओं में फंस न जाए। उसे अपनी फिक्र इतनी नहीं थी जितनी जयंग की। दूर जाते हुए भी जो बार बार पीछे मुड़कर जयंग को देखती रही। उसकी आंखों में अब भी अधूरा सा लगाव था। अगले दिन जू द्वारा जयंग का नाम साफ करने वाली खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गई। अब अफवाहें खत्म थी। लोगों को बस यही दिख रहा था कि पुराने यूनिवर्सिटी दोस्तों की एक प्यारी सी मुलाकात हुई है। इतनी चर्चा बढ़ी कि जिन ब्रांड्स के कपड़े जू ने पहने थे वे तुरंत सोल्ड आउट हो गए। जू की बड़ी बहन ने भी मान लिया, ली जायंग वाकई डैमेज कंट्रोल करना जानता है। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को कहा, मुझे ली जायंग का नंबर दो, उसने कंपनी का संकट संभाल लिया है। चीफ जीन ने जयंग को बारबेक्यू खाने बुलाया और पूछा, जो कैसी है, सुना है उसके साथ तुम ही थे। सीनियर सिस्टर खुशी से बोली, आखिरकार मेरी प्रतिस्पर्धी चली गई। जयंग हैरान, तुम उसे प्रतिस्पर्धी क्यों मानती हो? वह बोली, क्योंकि मैं 10 साल से तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम उसे भूल नहीं पाए, इसलिए मुझे रिजेक्ट किया। यह कहकर उसने एक कागज निकाला जिसमें नए खरीदे हुए घर का प्रूफ था, बिना ईएमआई के, और बोली, चलो साथ रहने आ जाओ, शादी भी यही कर लेते हैं। वाकई बहुत हैंडसम और अच्छे इंसान होना भी एक मुसीबत है। उस रात घर लौटते समय ली जायंग अचानक जू की बड़ी बहन से टकरा गया। वह हैरान था, आप यहाँ किस लिए आई हैं? जू की बहन जल्दी से बोली, मुझे तुमसे एक काम है। वो जो तुम्हारी और जू की तस्वीरें छपी थी वो मैंने ही करवाई थी। जयंग सन्न रह गया। वह आगे बोली, तुमने सुना होगा कि जू को इंग्लैंड जाना है। अगर वो वहाँ चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। और जू की बहन ने साफ कहा, उसे रोक सकता है तो बस तुम रोक सकते हो। जू को कंपनी वापस आना ही होगा क्योंकि वही कंपनी की सबसे जरूरी हिस्सा है। जयंग को सुबह वाली खबर याद आई। सिर्फ एक अफवाह साफ होते ही जू का नाम ट्रेंड में आ गया था और उसके पहने हुए कपड़े तुरंत सोल्ड आउट हो गए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि जू की बहन इतना क्यों कर रही है, जबकि अब जू और जयंग का कोई रिश्ता भी नहीं है। जू की बहन ने सच्चाई कही, अगर तुमने उसे इंग्लैंड जाने से नहीं रोका तो वो सब कुछ खो देगी। उसका पति अच्छा इंसान नहीं है, उसका खुद का भाई भी परवाह नहीं करता। मैं ही अकेली हूँ जो उसकी रक्षा कर सकती हूँ। फिर उसने आखिरी सच्चाई बताई, मुझे अल्जाइमर है, एक दिन याददाश्त चली जाएगी और मेरे जाते ही मेरे पति कंपनी बेच देगा। अगर जू यहाँ नहीं रही तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर जयंग रात भर सो नहीं पाया। अगली ही सुबह वह तेजी से एयरपोर्ट की तरफ भागा। भले ही उसे पुरानी यादें नापसंद हो, लेकिन उसने तय किया जू को जाने नहीं देगा। जो कुछ समझ पाती उससे पहले ही जयंग ने उसका सूटकेस उठाया और ऐसे चल दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने जू से पूछा, क्या ये आदमी आपको जानता है? जयंग ने तुरंत फोन निकालकर उनकी पुरानी तस्वीर दिखा दी। जानता ही नहीं, हम एक्स लवर्स हैं। पुलिस चौंक गई। फिर तुमने इसे क्यों रोका? जयंग बोला, मुझे इससे कुछ कहना है। जू ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। कुछ देर बाद दोनों एयरपोर्ट लॉबी में बैठे थे। जयंग ने पूछा, भागना तुम्हारा पेशा है क्या? पहले मुझसे भागी, अब इंग्लैंड भाग रही हो। अगर तुम चली गई तो तुम्हारी बहन की कंपनी का क्या होगा? जू ने कहा, खैर अब मुझे वापस कंपनी जाना है, बाद में बात करेंगे। वह उठकर जाने लगी तो जयंग ने उसे रोकते हुए कहा, पहले क्लास की टिकट का क्या? जू भड़क गई, तुम ऐसे ही चले जाओगे? मेरी फर्स्ट क्लास टिकट के पैसे कौन देगा? जयंग शर्मिंदा हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि जू फर्स्ट क्लास में यात्रा करती है। जू ने कहा, तुम पैसे दो या अपने घर का पासवर्ड। जयंग ने शांत स्वर में कहा, अकाउंट नंबर भेज दो। जू ने बार बार नंबर पढ़ा, 1121। उसे लगा जयंग के पास सिर्फ यही थोड़े से पैसे हैं, लेकिन जयंग बोला, ये मेरा घर का पासवर्ड है। सच में पैसे नहीं पर अकड़ पूरी। कंपनी वापस आकर जयंग ने सब कुछ जीडी को बताया। जीडी ने कहा, अच्छा हुआ तुम उसे रोकने गए, तुम्हारे अलावा कोई उसे इंग्लैंड जाने से नहीं रोक सकता था। जयंग को लगा कि उसे इस्तेमाल किया गया है। इसी बीच जू ने सीनियर सिस्टर को पूरी
कहानी बताई। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जायंग ने आकर रोका वगैरह। सीनियर चौंक गई। वाह, जूनियर इतना रोमांटिक निकला। दूसरा सीनियर तो इमेजिनिंग मोड में चला गया। वह सीन बना बनाकर सोचने लगा। लड़की विदेश जाने वाली है, लड़का एयरपोर्ट पर दौड़कर जाता है, उसे रोकता है, गले लगाता है। फिर उसने मजाक में कहा, जायंग ने कहा होगा, आज रात मुझे छोड़कर मत जाओ। और ज्यू बोले, आज की रात बहुत लंबी है। सीनियर लोग अपने दिमाग में पूरी फिल्म बना बैठे थे। उन्होंने जयंग को फोन करके पूछा, तूने कुछ हाई क्लास काम किया है क्या? घर पहुंचकर जयंग उलझन में था और तभी उसने देखा जो उसी पुरानी टी शर्ट में बैठी है जो उसने उसे सालों पहले दी थी, और वह पूरी तरह नशे में धुत थी। लाई जायंग को अपने किए पर अफसोस हुआ और उसने ज्यू को घर छोड़ने की कोशिश की। साथ ही वादा किया कि वह उसकी फर्स्ट क्लास टिकट के पैसे वापस कर देगा, लेकिन जो दिन भर पीकर इतनी नशे में थी कि दरवाजा बंद होते ही सीधा जयंग पर गिर पड़ी। और हैरानी की बात, जयंग ने उसे दूर नहीं किया। जिस लड़की को उसने कॉलेज के दिनों में पसंद किया था, वही लड़की आज भी उसके दिल पर वैसे ही हावी थी। वह खुद भी उसे रोक नहीं पाया। उसने ज्यू को गोद में उठाया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। ज्यू को देखते हुए जयंग को वह पुराना समय याद आ गया जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ एक हाई एंड रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता था। एक दिन मैनेजर ने उसे वीआईपी रूम में सर्व करने भेजा 듀기 और 언제 संयोग से 들어가? वही रूम ज्यू के परिवार का था। जयंग चौंका जरूर, लेकिन उसने अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रखी और सर्व करता रहा। उसी समय उसने ज्यू की माँ को यह कहते सुना कि ज्यू को जल्द ही यूएस भेज दिया जाएगा और वहीं उसे सेटल करना है। ज्यू ने यह बात जयंग से छुपाई नहीं थी, लेकिन उसने दिखाया जैसे उसे पता ही नहीं चला। शांत से सर्व किया और बाहर आ गया। ज्यू की बहन ने बात भांप ली। उसने माँ से वॉशरूम जाने की इजाजत मांगी, असल में ज्यू को बाहर भेजने के लिए, ताकि वह जयंग से बात कर सके। दोनों बाहर मिले, हकलाते हुए बस कुछ ही बातें कर पाए थे कि ज्यू की माँ तुरंत बाहर आ गई और सब समझ गई। उसे शक हो गया कि उसकी बेटी किसी कम हैसियत वाले लड़के से मिल रही है। जयंग ने तुरंत स्थिति संभाली। हम बस कॉलेज में मिले थे, बस जान पहचान भर है। लेकिन मैनेजर के आते ही ज्यू की माँ ने ऐलान कर दिया, सर्वर बदलो, अगर यह लड़का खाना लाएगा तो मैं एक निवाला नहीं खा पाऊंगी। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने जयंग को बुलाया। क्या तुम सच में चेयरमैन की बेटी को नहीं जानते? जयंग बस हल्की सी मुस्कुराहट देकर शिफ्ट खत्म होने तक चुप रहा। उसके बाद जयंग तो डर या असुरक्षा के कारण ज्यू को एक भी मैसेज नहीं भेज पाया। और जब दोनों फिर मिले, जयंग ने पिछली रात की घटना को नजरअंदाज कर दिया। उसकी एक ही चिंता थी, क्या जो उसे सच में पसंद करती है? अगर हाँ, तो बाकी सब मायने नहीं रखता था। दूसरी तरफ जो को लगा था कि जयंग अब उससे दूर हो जाएगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसे सच में चाहता है, और यही एहसास उसे और भी कमजोर बना रहा था। वर्तमान में जयंग की माँ घर पर कपड़े सुखाने आई और घर में औरत की चीजें देखकर सब समझ गईं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं परेशान नहीं करूंगी, अब से जो भी कपड़े चाहिए होंगे वो खुद आकर ले जाएगा। थोड़ी खींच के साथ वह पति की दुकान पर लौट गई। जब जू नशे से उठी, जयंग ने उसके लिए कॉफी बना रखी थी और पूछा, क्या तुम हर बार नशे में ऐसे ही लोगों पर गिर जाती हो? जो हंसकर बोली, मैं होश में थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या करते हो। वह बोली, यहाँ तक कि जब तुमने मेरे बाल सहलाए, मुझे बिस्तर पर उठाकर ले गए, मुझे सब पता था। दुख की बात सिर्फ ये है कि तुमने कुछ किया ही नहीं। उधर उसी समय जू की बहन के पति एक बिजनेस मीटिंग में किसी पार्टनर से बात कर रहे थे, अपनी पत्नी की कंपनी बेचने की योजना बनाते हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी ने उनके पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगा रखा है। जैसे ही सबूत मिले, इन्वेस्टिगेटर ने रिपोर्ट दे दी कि तलाक के बाद उनका पति कंपनी बेचने की तैयारी कर रहा है। जू की बहन यह सुनकर भड़क गई। हिम्मत तो देखो इस आदमी की। शाम को जब जयंग घर लौटा तो उसने देखा जो बस इंस्टेंट नूडल्स खा रही थी, वह नहाकर निकली ही थी कि जयंग फिर बाहर चला गया। जू ने फोन किया, कहाँ गए? जयंग ने कहा, सोया सॉस ब्रेस्ट पोर्क ट्रॉटर्स लेने। जू ने सिर पकड़ लिया, सिर्फ ये खाकर तुम मेरी टेंशन झेलोगे कैसे? जयंग घर आया और जू खुशी खुशी पोर्क ट्रॉटर्स खाती रही, साथ ही ताना भी मारती रही। घर आकर अच्छा लगता है ना, जब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो? नहाने की आवाज सुनते ही दिल में तो आग लग गई होगी, है ना? जयंग तो असल में अपनी ही जात को बचाने वाला बैचलर था। उसने मुंह बनाकर कहा, पोर्क ट्रॉटर्स का नहाने से क्या लेना? तुम खाओ, मैं सोना में पैसे उड़ाने जा रहा हूँ। जू को इस बात पर खूब चिढ़ हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना रेडीमेड प्यार उसकी गोद में आया है और वो लड़का समझ ही नहीं रहा। अगले दिन ऑफिस में लाई जंग को गर्दन और कंधे में दर्द होने लगा। उसके चेहरे के भाव देखकर उसकी महिला सीनियर ने तुरंत चुटकी ली। कल बहुत शो ऑफ कर रहे थे ना, चलो अब जाओ सोना में जाकर सो लो। उधर जू भी थोड़ी उदास थी। उसे लग रहा था कि अब ली जयंग वो मासूम लड़का नहीं रहा जैसा वो पहले हुआ करता था। पहले वो ये भी नहीं समझता था कि टाइकून फैमिली क्या होती है। बस शांत सा सीधा साधा लड़का जो जू से दिल से प्यार करता था। यूनिवर्सिटी के सीनियर लोग भी चौंके हुए थे। कितने सालों तक जू सबके बीच एकदम साधारण लड़की की तरह रहती थी। कोई सोच भी नहीं सकता
लगता था कि वो देश की सबसे बड़ी टाइकून फैमिली की बेटी है और फिर भी कभी स्टेटस नहीं दिखाया। सीनियर्स ने सोचा, जब जू के पास कार है और वो अक्सर बाहर घूमती है तो क्यों ना हम सब एक बार पिकनिक पर चले। ये सुनकर अचानक जू की आंखें चमक उठी। वैसे भी वो जल्द ही अमेरिका जाने वाली थी तो उसने कहा, चलो ट्रिप पर चलते हैं, मजा आएगा। और फिर पूरा ड्रामा क्लब जू की कार में बैठकर बीच पर निकल पड़ा। नाम तो ड्रामा क्लब था, लेकिन अब तक एक भी नाटक करते हुए नहीं दिखे थे। बीच पर सभी ने खूब फोटो खिंचवाई। जू और ली जायंग ने भी यादगार तस्वीरें ली। रात में जब सब सो गए, जू और लाई जायंग चुपके से बाहर निकले, बियर लेकर और दिल की बातें करने के लिए। सुबह होते ही दोनों बाकी सबसे पहले उठ गए। उठते ही वे रेत के टीले सैंड ड्यून्स पर खेलने चले गए। जू ने शरारत से पूछा, एक गेम खेलना है? ली जायंग जानता था कि जू कुछ छुपा रही है, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। उसे समुद्र किनारे एक शंख के नीचे 500 वॉन का सिक्का मिला। जू ने उसकी तरफ देखा और पूछा, पहचानते हो ये सिक्का? यही वो 500 वॉन है जो तुमने पहले दिन केले वाले दूध के लिए निकाले थे और गिर गया था। वही सिक्का मैंने उठाया था। आज मैं उसे असली मालिक को वापस कर रही हूँ। ली जायंग हैरान रह गया कि जू ने वो सिक्का इतने साल संभाल कर रखा और उसी पल उसने जू को एक तोहफा दिया, एक लॉकेट वॉच नेकलेस, जिसके अंदर वो 500 वॉन का सिक्का लगा हुआ था, उनके मिलने की शुरुआत का निशान। जू खुश हो गई। उसने कहा कि वो इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। वापस वर्तमान में जो अब ली जायंग को और परेशान नहीं करना चाहती थी, वो सीधा उसके ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस के लोग उसे देखकर सुन्न रह गए क्योंकि सब जू की पोजीशन जानते थे। और फिर जू ने वहीं खड़े खड़े सबको बता दिया कि वो लाई जायंग के साथ रह रही थी। यहाँ तक कि उसने लाई जायंग का अंडरवियर भी पहन रखा था। ली जायंग घबरा गया और तुरंत बाहर भागकर उसे चुप कराने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सब सुन चुके थे। चीफ चीन, जो ली जायंग को 10 साल से पसंद करती थी, ये सुनकर गुस्से में ऑफिस छोड़कर चली गई। घर पहुंचकर जू ने जैसा कहा था सच में साफ सफाई की थी, लेकिन असल में उसने सिर्फ कचरा एक जगह जमा कर दिया था। अब ली जायंग खुद ही सब छांट रहा था। माँ ने अचानक देख लिया और बोली, ये चीजें मैंने नहीं पी, यकीन करो माँ। माँ बोली, यकीन मेरे पैर। उस रात जू घर जाकर बहुत खाली खाली महसूस कर रही थी। उसे हर बात बुरी लग रही थी। फिर उसने हमेशा की तरह शराब उठाई ताकि दुख डूब जाए। अगले दिन वो सीनियर सियो यांग के घर जा पहुंची, शिकायत लेकर कि ली जायंग उसे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इतना कि दोनों घर पर एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े रहते हैं, फिर भी वो उसके प्रति ठंडा रहता है। जू ने अपने ही अंदाज में कहा, शायद वो मुझसे गिरने से डरता है, इसलिए खुद को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जू को एक बात कभी पता ही नहीं चली थी। ली जायंग पहले शराब की लत में बुरी तरह फंस चुका था। उसे हॉस्पिटल में इलाज तक करवाना पड़ा था। जैसे ही उसे ये बात पता चली, वो रोने लगी। सियो यांग ने दिल पर हाथ रखकर कहा, ये तब शुरू हुआ जब तुम दूसरी बार उसे छोड़कर चली गई थी। जू ने तुरंत ली जायंग को मिलने बुलाया। ली जायंग को लगा कि शायद वो अभी भी शराब पीकर आई है, लेकिन जैसे ही जू चिल्लाई, हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे और कुछ बताया तक नहीं। जैंग ने धीमे से जवाब दिया, मैं डरता था कि तुम इंग्लैंड जाओगी और सब कुछ फिर वैसे ही होगा, इसलिए नहीं बताया। जू कांपती आवाज में पूछ बैठी, क्या ये सब मेरी वजह से था? ली जायंग ने लंबी सांस ली। वो बोला, शराब, दौड़ना, एक्सरसाइज सब करके देखा, पर जब तुम दूसरे बार भी बिना बताए चली गई, मेरे पास कोई और तरीका नहीं बचा था। मैं समझ नहीं पाया कि तुम इतना दिल कैसे पत्थर कर सकती हो। जू को याद आया, उसने सच में बिना एक शब्द कहे कॉलेज छोड़ा था। उस दिन जू बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी, बस ऐसे ही, एकदम अचानक। आज इतने सालों बाद दोनों ने दिल की सारी बातें खोलकर रख दी। कितना दर्द था, कितनी गलतफहमियां थी, सब बाहर निकल आया। बात करते करते दोनों धीरे धीरे फिर से शांत होने लगे। जू ने फिक्र से पूछा कि क्या अब भी उसे वैसे ही दर्द होता है जैसा पहले होता था। लाई जायंग ने बताया कि उसने शराब बिल्कुल छोड़ दी है, इसलिए अब उसके पेट और अंदरूनी हालत में कोई परेशानी नहीं होती। तभी जू ने वो असली वजह बताई जो उसने इतने सालों से किसी को नहीं बताई थी। वो बोली कि उस समय वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, बस इस डर से कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो चुपचाप दूर चली गई थी। लिए जायंग ने धीमे लेकिन दर्द भरे स्वर में कहा कि कम से कम वो उसे ढूंढ सकती थी, एक बार उसे बता सकती थी। जू ने कहा कि अब वो दोनों पुराने प्रेमियों जैसा बर्ताव न करे, क्योंकि उसे अभी अपनी माँ से घर की सारी सच्चाई साफ करनी थी। उसकी माँ हमेशा खुद को बहुत ताकतवर, बहुत इन्फ्लुएंशियल दिखाती थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसका अपनी शादी के बाहर अफेयर था। उसी अफेयर की वजह से जू पैदा हुई थी, यानी वह परिवार की नजरों में इलेजिटिमेट चाइल्ड थी। उसके लिए जू की कीमत सिर्फ इतनी थी कि उसे इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि विरासत का कुछ हिस्सा हाथ लगे। जब जू ने सारी बात सीधे उसके सामने रख दी तो माँ खुद उसके सामने खड़ी होने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। रात को अचानक सीनियर एसियो यांग ने ली जायंग को घबराकर फोन किया। कई बार कॉल करने पर भी जू ने फोन नहीं उठाया था और दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आया था। लाई जायंग तुरंत जू के घर भागा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि जू ने नींद की
गोलियां खाकर खुद को बेहोश कर लिया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब जू की आंख खुली तो उसे कुछ याद नहीं था। सियो यांग ने बताया कि ली जायंग ही उसे गोद में उठाकर अस्पताल लेकर आया था। डिस्चार्ज होते ही लाई जायंग ने उससे गुस्से और डर के मिले जुले भाव में पूछा कि उसने इतने सारे सेडेटिव्स क्यों लिए। अगर सियो यांग न होती तो वह शायद बच नहीं पाती। जू ने बस अनमनेपन से कहा कि उसे अपनी माँ से इतनी नफरत थी कि उसने ऐसा किया, फिर गुस्से में अंदर चली गई। ली जायंग पीछे पीछे अंदर गया और बोला कि वह उसे इग्नोर करे तो करे, पर वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। उसने जू को डांटते हुए कहा कि शराब कम पीनी चाहिए और ऐसे लोग जैसे वो दोनों जो पीना शुरू करें तो रुकते नहीं, उन्हें तो खासकर बचना चाहिए। बोलते बोलते उसने जू के घर की सारी शराब उठाकर सिंक में उड़ेलनी शुरू कर दी। जो स्टन थी वो बस उसे देखती रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लिए जायंग बोला, एक प्रेमी के नाते कह रहा हूँ, ये सब मत किया करो। जू के दिमाग में कॉलेज के दिन घूम गए जब उसने ली जायंग को पार्ट टाइम काम करते हुए देखकर उसे एक महंगा शर्ट खरीदा था जो आज तक वो पहनता है। उसी शाम जब ली जायंग घर पहुंचा, उसने अपनी माँ को बड़ी मेहनत से हर महीने सिर्फ 3 लाख वॉन बचाते हुए देखा। तब उसे समझ आया कि जू ने उसे जो शर्ट दी थी उसकी कीमत उसकी माँ की पूरे महीने की कमाई जितनी थी। उसने उस दिन क्लब के लिए तैयारी तो की, लेकिन उसका मन कहीं और अटका हुआ था। जू ने हमेशा की तरह उसे खाना खाने बुलाया। हर बार की तरह वह उसे टीटियोक बॉकी खिलाने ले जाता था, लेकिन इस बार वह उसे किसी और रेस्टोरेंट ले गया। जू ने तुरंत सवाल किया कि ये जगह क्यों, जबकि वो जानता था कि उसे टीटियोक बॉकी पसंद है। लाई जायंग ने असहज होकर कहा कि कभी कभी कुछ नया खाना चाहिए। जू ने तुरंत महसूस कर लिया कि वो उसके परिवार की हैसियत से परेशान है। फिर दोनों में बहस हो गई। जू ने पूछा कि वो उसकी इच्छा के खिलाफ क्यों जा रहा है। लाई जायंग बोला कि वो उसे दिखाना चाहता है कि उनके जीवन कितने अलग हैं। फिर उसने बताया कि जिस शर्ट की कीमत 3 लाख वॉन थी वो उसकी माँ की पूरी महीने की सैलरी थी। जो उस 3 लाख वॉन वाली बात सुनते ही चुप हो गई थी। उसे अचानक गिल्ट फील होने लगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका जरा सा खर्चा ले जायंग को इतना असहज कर देगा। दोनों बिना कुछ बोले अपने अपने घर चले गए। पूरी रात जो बस वही शब्द सोचती रही कि उसका पैसा, उसका स्टेटस शायद ली जायंग को उससे दूर कर रहा है। आखिरकार उसने फैसला किया, शायद दोनों के लिए यही बेहतर है कि वो विदेश चली जाए। और फिर उसने जवाब देना बंद कर दिया। ली जायंग कितने भी मैसेज करता, कॉल करता, जू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यही उसकी दूसरी बार की गायब होने की घटना थी और इस बार वो लगभग 10 साल के लिए गायब हो गई। उस दिन ली जायंग ने अपने ही अहंकार की वजह से उस लड़की को खो दिया था जो सच में उससे प्यार करती थी, बिना किसी परिवार, बिना पैसे की परवाह किए। वर्तमान में जू सो रही थी और ली जायंग लगातार उसे मैसेज भेज रहा था। शराब के नुकसान वाले वीडियो, जैसे फेसबुक पर माएं भेजती हैं, सोडा मत पिया करो, स्नैक्स कम खाओ, बस वही वाइब। वो बिल्कुल एक युवा पापा की तरह बिहेव कर रहा था। जैसे ही जू ने ये सब देखा, वो गुस्से में सीधा ऑफिस गई और ली जायंग को पकड़कर पूछा, रात भर शराब के नुकसान के वीडियो भेजने का क्या मतलब था। फिर उसने सजा दी, जूते उतरवाकर कंकड़ों पर चलवाया, जैसे छोटा बच्चा हो और माँ बोल रही हो, जब अच्छी तरह सुधार नहीं सकते तो सजा लो। कुछ देर बाद ली जायंग लगभग गिर पड़ा। उसने शिकायत की, तुम बूढ़ी हो रही हो, इतनी पागल मत बनो। मैंने सारी रात तुम्हारी जानकारी ढूंढी और अब मैं पूरे बेवकूफ की तरह लग रहा हूँ जो बहुत देर से धो रही थी। आखिर ली जायंग खुद उसके पांव धोने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे अपनी ही बच्ची की देखभाल कर रहा हो। पांव पहुंचते हुए वो अचानक रुक गया। उसे समझ आया कि वो इतना क्यों कर रहा है। दिल में चाहे कुछ न बोले, उसके काम झूठ नहीं बोलते थे। बाद में जू ने सब कुछ अपनी बहन को बताया। उसकी बहन दंग रह गई, इतना अच्छा है वो। तुम अब भी विदेश जाने की सोच रही हो क्या? असल में जो अभी सिर्फ इस बात से डरी हुई थी कि उसकी माँ विरासत पर नजर गड़ाए बैठी है। उधर जू का जीजा मैनेजिंग डायरेक्टर चॉय के साथ मीटिंग कर रहा था। उसने कंपनी बेचने की बात चलाई क्योंकि जू की बहन को अल्जाइमर्स जैसी बीमारी थी और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ रही थी। चॉय ने पूछा, मुझे क्या फायदा? जू के जीजा ने कहा, कंपनी तुम्हारी हो सकती है, बस उसकी हालत और बिगड़नी चाहिए। और इसीलिए उसने किसी भरोसेमंद इंसान को उसे एक अजीब सी दवा देने के लिए लगा रखा था ताकि बीमारी तेजी से बढ़े। शाम को ली जायंग की माँ ने उसे ऑफिस के बाहर पड़ा पाया। पहले की तरह शराब पीकर नहीं, बल्कि माँ को लेने आया था। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो किसी गहरी चिंता में है। उसने धीरे से कहा, मेरी एक दोस्त है, वो बहुत शराब पीती है। अगर वो विदेश चली गई, मुझे डर है कहीं वो मर न जाए। अगले दिन ऑफिस में लाई जायंग को अच्छी खबर मिली। उसका लिखा हुआ जू वाला आर्टिकल कंपनी के लिए लाइफलाइन बन गया था। जिन कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई थी, अब समय पर मिल गई। कंपनी की प्रतिष्ठा भी वापस बढ़ने लगी। उसका बॉस बोला, एक और आर्टिकल लिखो, ऐसा ही धमाका चाहिए। ले जायंग बस मजबूर मुस्कान दे सका। और क्या कर सकता था? काम के बाद वो पुराने ड्रामा क्लब के सीनियर्स के साथ हॉट पॉट खाने बैठा। सीनियर भाई ने कहा, मैं अपना कमरा किराए पर दूं क्या, क्योंकि मैं शिकागो जा रहा हूँ। एक भाई
है सिंगापुर में, उसे घर चाहिए। वैसे तुम रुकना क्यों चाहते हो? कहीं ज्यू के सिंगल होने की वजह से तो नहीं? ले जायंग ने सांस छोड़ी और कहा, वो रोज शराब पीती है, अगर वो बाहर अकेली गई तो और ज्यादा पिएगी। मैं कैसे चिंता न करूं? वो बिना किसी पद, बिना किसी स्टेटस के बस एक सामान्य आदमी था, लेकिन ज्यू की चिंता उसके दिल पर राज करती थी। सीनियर्स दिल की बात जानते थे। उन्हें साफ दिखता था कि ली जायंग अपने पुराने प्यार को अकेला छोड़ ही नहीं सकता था। उन्हें उस समय की सारी बातें याद थी, जब ज्यू के जाने के बाद लाई जायंग अपनी जिंदगी खो बैठा था। हर जगह शराब की खाली बोतलें, कभी ऑफिस में नशे में पहुंचना, लगभग नौकरी खो देना और उसके बाद भी शराब में डूबते रहना, क्योंकि दर्द भूलने का कोई और तरीका नहीं था। लेकिन चाहे जितना पी ले, ज्यू को भूलना उसके लिए असंभव था। एक दिन तो हाल इतना बुरा हो गया कि नशे में उसने अपनी ही माँ की बांह चोटिल कर दी। जब वो होश में अस्पताल में उठा तो उसे पहली बार लगा कि उसने क्या कर दिया। उसने कांपती आवाज में अपनी माँ को फोन किया, रोते हुए माफी मांगी और बार बार खुद से पूछा, मैंने अपनी जिंदगी क्या बना दी? अब वर्तमान में वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ज्यू भी वैसी ही जिंदगी जिए। ऑफिस से निकलते ही वो सीधे ज्यू के घर गया और उसके लिए एकदम प्रीमियम स्टेक बनाकर रखा, जैसे कोई पति अपनी पत्नी के लिए खाना बनाता है। बर्तन धोते हुए उसकी नजर एक छुपाई हुई शराब की बोतल पर पड़ी। उसने झट से उठाकर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और गर्व से ज्यू को समझाने लगा, शराब मत पिया करो। ज्यू ने उसे घूरकर सोचा, इसका दिमाग करंट खा गया है क्या? एकदम खुद को ही तारीफ क्यों दे रहा है? अगले दिन ऑफिस की मीटिंग के बीच ली जायंग को एक मैसेज आया, बस एक एड्रेस। वो एड्रेस था उन दोनों का पुराना कॉलेज। ली जायंग समझ नहीं पाया कि ज्यू क्या चाहती है, लेकिन काम के बाद वहाँ पहुँच गया। ज्यू ने धीरे से कहा, मैं सोच रही हूँ इंग्लैंड जाऊँ या नहीं। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे द्वारा रोके जाना अच्छा लगता है, लेकिन अब जाना जरूरी है और इसकी वजह भी तुम ही हो। अगर तुमने मुझे रोक लिया तो मैं और भी कंफ्यूज हो जाऊंगी। उस वक्त ली जायंग चुप रहा। घर आकर ही उसे ज्यू के पुराने शब्द याद आए, स्कूल में चलो डेट करते हैं, रियूनियन में तुम मुझे मूव कर देते हो, आज तुम मुझे कंफ्यूज कर दोगे। वो समझ नहीं पाया कि उसे आगे क्या करना चाहिए। इसी बीच ज्यू के घर एक अनचाहा मेहमान आ गया, उसका वो एक्स हस्बैंड जिससे उसने बड़ी मुश्किलों से तलाक लिया था। वो अंदर घुस आया और बकबक करने लगा कि वो कितना बदल गया है, कितना सुधर गया है। और तभी सामने दरवाजे पर ले जायंग भी पहुंच गया। वो बिल्कुल शांत चेहरे के साथ बोला, घर में मेहमान था तो बताया क्यों नहीं? मैं तो 2 डिब्बे जिम्बाप ही लाया हूँ। उसे परवाह तक नहीं थी कि सामने जो का पूर्व पति खड़ा है, लेकिन एक्स पति तो उबल पड़ा, मेहमान तुम हो, मेरी तरफ देखो, मैं अभी ज्यू को वापस पाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो दंग रह गई। जो ली जायंग इतने सालों से चुप रहने वाला आदमी था, वो आज इस तरह सीधा जवाब दे रहा था। एक्स पति गुस्से में चला गया और लाई जायंग आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर गिम्बप खाने लगा। जो चिढ़कर बोली, जल्दी खाओ और निकलो यहाँ से, मुझे पचड़े पसंद नहीं। लेकिन ली जायंग वहीं बैठा रहा, जिद्दी चेहरा लिए, जैसे थप्पड़ खाने को तैयार हो। वो बोला, अगर चाहती हो मैं जाऊं तो पहले शराब की समस्या खत्म करो। और फिर शराफत से आगे कहा, मैं अल्कोहल रिकवरी प्रोग्राम में एक्सपर्ट हूँ और इतनी लग्जरी घर में रहने को तो मन करता ही है। जो ने आंखें तरेरी, तुम यहाँ नहीं रह सकते। ली जायंग मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हारा कमरा कहाँ है? ये उसका बदला था, क्योंकि पहले जो बिना पूछे उसके घर में घुसकर कई दिन रह चुकी थी। वो बोला, कम से कम मुझे तुम्हारे कमरे में तो सोना चाहिए। जो बेबस, परेशान, लेकिन रोक नहीं सकी। कमरे में जाते ही ली जायंग हक्का बक्का, हर जगह जू के कपड़े फैले थे, लेकिन फिर भी बोला, जब लौट कर आओ तो चैमोमाइल टी लेती आना। जब जू कार से वापस आई तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि ली जायंग दरवाजा लॉक कर देगा। वो चिल्लाई, दरवाजा खोलो। ली जायंग ने 2 शर्तें रखी, एक घर में घुसने के पैसे दो या 2 दरवाजे का पासवर्ड सुनाओ, जैसे मुझे सुनाना पड़ा था। जो आग बुला हो गई, पुलिस बुलाने लगी। ली जायंग पास आया, जैसे वो पासवर्ड सुनने वाला है। जू ने गुस्से में ली जायंग का कान पकड़ा और दबाते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करने से मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी? आखिर में उसे मानना पड़ा। जू ने मजबूरी में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वो दरवाजा खोल रही थी ताकि ली जायंग उसे अंदर आने दे। ली जायंग ने जिद छोड़ दी और उसे अंदर आने दिया। किसी ने सही कहा है, बीवी को एक बार छेड़ना मजेदार है, बहुत बार छेड़ना पूरे दिन का मजा है। अगले दिन काम पर जाते हुए भी लाई जायंग ने उसे याद दिलाया, देखो शराब मत पीना पागलों की तरह, नहीं तो किसी दिन ऊपर चली जाओगी। और हाँ, मेरे निकलते ही पासवर्ड बदलवाने के बारे में सोचना भी मत। जू का दिमाग बस इसी बात पर लगा था कि उसे कैसे भगाया जाए, लेकिन हर तरीका फेल हुआ। तभी उसके दादाजी ने एक आइडिया दिया और जो की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत मैनेजमेंट ऑफिस फोन कर कहा, मैं अभी के अभी घर का पासवर्ड बदलना चाहती हूँ। उधर दफ्तर में ली जायंग को एक अजीब फोन आया। जेल से कोई महिला पूछ रही थी, क्या ये डेप्यूटी मैनेजर डूजेन है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से? ली जायंग बोला, नहीं, यहाँ एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का डेप्यूटी मैनेजर हूँ, वही मैं हूँ। महिला ने तुरंत पहचान लिया, ओह तुम वही हो, वो जो मेरा अफेयर का मामला कवर कर रहा था। ये बताओ सबूत किसने दिए? ये केस साधारण नहीं है, जरूर कोई बड़ा मकसद है। मुझे
मुझे पता है किसी ने तुम्हें बेट बनाया है। शेफ सामने बैठा सब सुन रहा था और क्यूरियस था। कौन डूजन को ढूंढ रहा है? ले जाएंग कुछ बोल ही नहीं पाया। शाम को जब वो घर पहुंचा, उसकी माँ ने ताजा किमची बनाया था और उसी बहाने पूछा कि वो कब तक शादी से भागेगा। पड़ोस की लड़की बहुत सुंदर है, एक बार मिल तो आ। ले जाएंग कुछ बोले बिना अपनी माँ की किमची उठाकर जू के घर आ गया। दरवाजा खोलते हुए उसे डर था कि जो पासवर्ड बदल चुकी होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली पासवर्ड वही था और दरवाजा खुल गया। जो ने आश्चर्य से देखा कि ली जायंग पूरा खाना लेकर उसके फ्रिज में भर रहा है। उसका फ्रिज बड़ा था, लेकिन सिर्फ पानी की बोतलों से भरा रहता था, क्योंकि जू को भूख की समस्या थी। ली जायंग ने नूडल्स बनाए, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। वो शान से बोला, देखो ये नूडल्स मिचेलिन 5 स्टार होटल जैसे हैं। जू ने कोई भाव नहीं दिया। तभी ली जायंग ने एक चाल चली। उसने माइक्रोफोन उठाया और खाने की आवाज रिकॉर्ड करने लगा। कुरकुरे किमची की आवाज, फिर नूडल्स का स्लर्प। सुनते ही जू के मुंह में पानी आ गया। वो चिढ़कर बोली, तुम कितना चाइल्डिश बिहेव करते हो। लेकिन फिर एक बाइट ली और तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। ये किमची तो बहुत स्वादिष्ट है। ले जायंग हंसा, हाँ मेरी माँ की स्किल है। और देखते ही देखते जू ने पूरे नूडल्स चट कर दिए। इसके बाद ली जायंग थोड़ी एक्सरसाइज करने लगा और कुछ देर में टी शर्ट निकालकर सीधे जू के सामने खड़ा हो गया। यहाँ तुम हो और मैं हूँ, मुझे यही करना होगा। जू ने आंखें ढक ली, पर असल में ढका कुछ भी नहीं था। उसे लगा शायद ली जायंग कुछ और करने की सोच रहा है, लेकिन नहीं, वह तो सिर्फ चाहता था कि वो उसकी पीठ पर पेन रिलीफ पैच चिपका दे। जू की तो हालत खराब, चेहरा गर्म और अंदर कुछ होंठ काटने जैसा एहसास। वो बोली धीरे, अपनी एब्स तानने की जरूरत नहीं, मैं देख रही हूँ। उधर लाई जायंग का शरीर जीव के हाथ लगते ही हल्का सा कांपने लगा, हर जगह गूज़बम्प्स और नीचे कुछ रिएक्ट करने लगा। पैच लगाने के बाद जू ने उसे हल्के से गले लगाया। इस बार वो करीब आई, लेकिन सिर्फ टीज करने के लिए। ली जायंग ने मन ही मन कहा, यार कभी तो स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊं। जू को बाहर लेकर वो सोब्राइटी वॉक पर निकला, क्योंकि शराब छोड़ने के प्रोग्राम में ये जरूरी था। लेकिन जो 2 कदम चली और बोली, बस मैं थक गई, बैठना है। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ली जायंग समझा कि वो फिर शराब पीना चाहती है और उसे लंबा लेक्चर दे दिया कि शराब कितनी नुकसानदायक है। जू ने थक कर पूछा, तुम्हारे सोब्राइटी प्रोग्राम में ऐसा कोई सेक्शन है जिसमें बोला हो कि परेशान करने वाले इंसान से दूर रहो? ली जायंग चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। उस रात जू को नींद नहीं आई। ली जायंग के पिछले कुछ दिनों के व्यवहार ने उसके मन में कुछ अलग ही एहसास छोड़ दिया था। अगले दिन मुसीबत से बचने के लिए जू ने ली जायंग के लिए महंगा ब्रेकफास्ट खरीदा और सख्ती से बोली, आज के बाद सामान बांधो और घर जाओ, वरना पुलिस बुलाऊंगी। ली जायंग आराम से बोला, ठीक है, लेकिन कल दूध लेना मत भूलना, बिना दूध के ब्रेड सूखी लगती है। जो गुस्से से उसका सामान उसके घर पहुंचा आए और मैसेज किया, तुम्हारा सामान डिलीवर कर दिया गया है। ली जायंग ने सूटकेस खोला और उदास होकर बोला, कम से कम कपड़े धोकर तो रख देती। उधर जू का एक्स हस्बैंड उसके जीजा से मिलने गया था और पता चला कि जिस वीआईपी इन्वेस्टमेंट फंड में उन्होंने पैसा लगाया था, वो पूरा ठगी निकला। जीजा ने डर छुपाने के लिए कहा, जल्द ही तुम्हारी पत्नी पूरी तरह अल्जाइमर से ग्रस्त होगी, तब कंपनी बेच दूंगा, सारा पैसा संभाल लूंगा। इधर जो कुछ दिनों बाद शांत थी, क्योंकि ली जायंग उसे परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक वो फिर दरवाजे पर आ गया। पहली वजह, मैं अपनी चप्पलें भूल गया था। फिर बोला, सीनियर्स रिहर्सल कर रहे हैं, तुम्हें ले चले? जू ने कहा, मैं खुद सीनियर सीओ यान को फोन करके पूछ लूंगी। लेकिन ली जायंग ने फोन छीन लिया, नहीं अभी मत करना, चलो खाने चलते हैं या पार्क चलते हैं, कुछ तो करते हैं। जू ने उसकी तरफ घूरा, तुम्हें दिमाग खराब हो गया है? ली जायंग बोला, हाँ थोड़ा। अगर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं और सारा खर्चा मैं उठाऊं तो तुम क्या शर्त लगाओगी? कैसा रहेगा कि तुम देश में ही काम करोगी? जू ने सोचा, ये तो पागल है, पर मैं जीत जाऊंगी और शर्त मान ली। उधर ड्रामा क्लब वाले रिहर्स करके हॉटपॉट खाने बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन ली जायंग और जीव का कोई पता नहीं था। सब सोच रहे थे, लगता है आज ये दोनों फाइनली कपल बन जाएंगे। उनको याद आया उस समय 2015 में जब सियो यांग की शादी थी, जो कई साल बाद अचानक विदेश से वापस आई, लेकिन उसने लाई जायंग को जरा सा भी नहीं बताया। सीनियर सियो यांग खुद हैरान थी, अरे तुम यहाँ, तुमने तो कहा था अमेरिका में ही हो। शादी में क्लब के 3 दोस्तों में से 2 लोग आपस में शादी कर चुके थे, सिर्फ डोंगमिन अकेला बचा था। उसी भीड़ में अचानक ली जायंग की नजर जू से टकराई, वो लड़की जिसने 2 बार बिना एक शब्द कहे उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी, आज उसी के सामने खड़ी थी। दोनों चुप, न कोई मुस्कान न कोई सवाल, बस आंखें ही आंखों से बात करती रहीं। शादी की खुशी भरी आवाजों के बीच इन दोनों की खामोशी इतनी भारी थी कि माहौल तक उदास लगने लगा। कुछ पल बाद जू ने नजरें चुराई और निकलने लगी। ली जायंग संभल नहीं पाया, वो उसके पीछे भागा। वो पूछना चाहता था, क्यों गई थी, क्यों एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन उसके गले में शब्द अटक गए। वो सिर्फ इतना बोल पाया, सुना है तुम अमेरिका में रहती हो, शादी में आई हो, कब लौटोगी वहाँ? जू ने छोटा सा जवाब दिया और मुड़ने लगी। तभी उसका दिल फटते हुए ली जायंग बोल पड़ा, कम से कम एक शब्द तो कह देती,
जाती, एक अलविदा ही सही। जो मुड़ी उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा मिला हुआ था। कैसा अलविदा? ऐसा आगे जिंदगी में कभी मत मिलना, ये कहकर वो चली गई। ले जायंग बस उसे जाते हुए देखता रह गया, लेकिन अब की बार उसका दिल उसे रोक नहीं पाया। वो गया और सियो यांग से जू का नंबर मांगा। नए नए दूल्हा दुल्हन इन दो लोगों की हालत देखकर सिर पकड़कर रह गए। फिर भी शो यांग ने ली जायंग को जू का नंबर भेज दिया। रात ली जायंग अकेला, शराब और फोन। घर पहुंचकर ली जायंग ने शराब पर शराब उड़ेल दी। फोन हाथ में रखा, कॉल करे या न करे दिमाग हजार बार सोच रहा था। आखिर बहुत नशे में उसने कॉल कर दिया। दूसरी तरफ जू ने तुरंत उठाया और ली जायंग का पहला सवाल था, क्यों गई थी? बिना बताए क्यों चली गई थी? फिर उसने लोकेशन भेजी, अभी आओ मैं यही हूँ। जो हल्की सी मुस्कुराई। वो पहुंची तो देखा ली जायंग सड़क किनारे शराब के नशे में पड़ा सो रहा है। जू बोली, तुम तो सच में शराबी हो। फिर वो सोते सोते अचानक पलटा और गिर गया, जाग गया और चिढ़कर बोला, अगर तुम सोबर मिलती तो मैं तुम्हें हान रिवर में फेंक देता। वो लड़खड़ाया और अचानक रोने लगा। जो धीरे से पूछती है, तुम्हें कैसा लगा था उस समय? असली वजह जो 20 की जू कभी कह नहीं पाई। आंसू पोंछते हुए लाई जैंग बोला, तुम बस चली गई और मैं पढ़ाई और काम के बीच खुद को तोड़ता रहा। जो की आंखें भर आई। वो पहली बार बोली जब तुमने कहा था कि वो शर्ट 3 लाख वॉन की है और उतना तुम्हारी माँ की 1 महीने की सैलरी होती है। मैं डर गई थी। मैं सोचती थी मेरी वजह से तुम तकलीफ पाओगे। फर्क बहुत था, तुम कमाओगे और मैं खर्च करूंगी। ये सोचकर ही मैं डर गई। 20 साल की मैं नादान थी, इमेच्योर थी और बस भाग गई। ले जायंग के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने धीमे से कहा, मैंने कभी तुम्हारे पैसे की परवाह नहीं की। तुम खाना खाती, कपड़े लेती, मुझे सब मंजूर था। बस तुम साथ थी। दोनों बच्चे जैसे रोते रहे सुबह तक। सुबह दोनों भूखे थे तो हान रिवर किनारे बैठे चाचांगम्यांग खाया। पुरानी यादें ताजा हुई। जो बोली, सोचा भी नहीं था कि यूसिक और सियोयांग शादी कर लेंगे। इतनी लड़ाई करते थे। ले जायंग ने कहा, लड़ने वाले ही शादी करते हैं। फिर उसने पूछा, तुम कब जा रही हो वापस? जो बोली, आज ही। दोनों कुछ नहीं बोले। ली जायंग को काम पर जाना था। अलविदा कहने का वक्त आ गया था। काम पर पहुंचते ही ली जायंग की आंखें फटी रह गईं। जो वहाँ सूटकेस लिए खड़ी थी। वो बोली, मैं फ्लाइट मिस कर गई। नींद नहीं आई तो मिस हो गई। ले जायंग ने चेहरा सीधा रखा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान आ गई। साथ में रहना शुरू। दोनों उसके घर पहुंचे। जू ने घर को देखकर नाक चढ़ाई। ये जगह थोड़ी टूटी फूटी नहीं है? ले जायंग बोला, ओए कंप्लेनिंग कर, तुमने ही कहा था मैं तुम्हें अच्छा रखूंगा। अब पहली रात से ही उल्टा सुनाती हो। जो बोली, मैं भी कितनी बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लिया। वो लड़ता हुआ घर से निकलने लगा। मैं बाहर सोना में सो लूंगा। जो बोली, अगर बाहर गए तो मैं सीधे अमेरिका चली जाऊंगी। ये सुनकर ली जायंग ठहर गया, डर गया। फौरन बोला, ठीक है, मैं बस दुकान से कुछ लेने जा रहा हूँ। वो सुपरमार्केट गया और हर छोटी चीज खरीदी। टूथब्रश, शैम्पू, टॉवल, कहीं जू के पास न हो। घर लौटा तो जो एग्जॉस्टन में बेहोशी जैसी नींद सो चुकी थी, उसे देखते हुए ली जायंग के चेहरे पर वह शांति थी जो उसने सालों में महसूस नहीं की थी। ऑफिस में बेचैनी। अगले दिन ऑफिस में वो टाइप भी नहीं कर पा रहा था। डर था, अगर मैं देर से घर पहुंचा और जू फिर गायब हो गई। वो काम छोड़कर सीधा टैक्सी में बैठकर घर भागा। घर पहुंचा तो उसकी जान सूख गई। घर खाली था। उसने कांपते हाथों से फोन किया, कहाँ हो? जो बोली, लॉन्ड्री पर हूँ। वो लॉन्ड्री पर भागा और चिढ़कर बोला, घर में मशीन है, यहाँ क्यों आई हो? जो बोली, थोड़ा बाहर हवा खाने, लॉन्ड्री खत्म होने तक। दोनों ने बातें की। उसने बताया, अमेरिका में मेरी जिंदगी बस पढ़ाई थी, मास्टर फिर पीएचडी और फिर रोज वही। ली जायंग ने पूछा, छोड़ क्यों दिया? जो बोली, क्योंकि आज सुबह जब मैं तुम्हारे दफ्तर पहुंची तब तय किया, मुझे सिर्फ तुम्हारा फैसला चाहिए था। ली जायंग ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, अगर मुझे पता होता तो मैं घर जल्दी क्यों आता? मैं तो नौकरी से निकाला जाऊंगा और तुम हो जिसका खर्च भी उठाना होगा। जू को ली जायंग की बात से साफ समझ आ गया कि वो उसे रुकने देने के लिए तैयार है। दोनों हंसते मुस्कुराते उस टूटी फूटी किराए की जगह वापस लौटे, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी। घर भले ही छोटा था पर दो लोगों के दिलों का कमरा बड़ा था। उस रात जू को नींद नहीं आई। वो करवट लेती हुई धीरे से पूछ बैठी, तुमने किया है? ले जायंग चौंक गया। क्या? जो आंखें तरेर कर बोली, मुझे मतलब पहले किया है क्या? ले जायंग ऐसे मासूम बना जैसे उसे पता ही न हो कौन सा काम क्या करना है। असल में वो समझ गया था, बस जू को थोड़ी देर और शर्माते हुए देखना चाहता था। और फिर अनजाने में दोनों एक दूसरे के इतने पास आ गए कि बातों से ज्यादा खामोशी बोलने लगी और धीरे धीरे जो होना था वो हो गया। दिन बीतते गए। उनकी छोटी सी दुनिया में नई यादें जुड़ती गईं। न भविष्य की टेंशन, न पैसे का तनाव, बस तुम हो तो मैं हूँ वाले पल, जिन्हें लोग जवानी का सबसे खूबसूरत वक्त कहते हैं। वर्तमान। लाई जायंग का बड़ा सरप्राइज। आज कई साल बाद ले जायंग जू को एक गुप्त जगह लेकर गया। उसने किसी को फोन किया और पल भर में पूरा अम्यूजमेंट पार्क चमक उठा। लाइट्स एक साथ जल उठी, राइड्स
लाइट्स घूमने लगी, संगीत हवा में फैल गया। जू ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, यह जगह बिल्कुल तुम्हारी तरह है, इतनी ब्राइट और प्यारी। असल में इस पार्क के मालिक एक समय ली जायंग पर बड़ा एहसान रखते थे और आज ली जायंग ने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने पूरा पार्क ही स्टूडेंट डिस्काउंट पर दे दिया, चाहे वो दोनों 30 के पार हो। ली जायंग बोला, आज तुम पर जो खर्च कर रहा हूँ उससे तो इस पार्क का बिजली का बिल भी नहीं भरेगा। दोनों ने झूले, शूटिंग गेम, बम्पर कार, हर चीज खेली, कोई गेम नहीं छोड़ा। हवाई झूले में फंसना और वो अनकही खुशी एयरप्लेन राइड पर। राइड अचानक वहीं रुक गई और दोनों ऊपर अटक गए। हवा ऊपर और नीचे पूरा पार्क चमक रहा था। उस पल जो मुस्कुरा दी, ये सच में बहुत अच्छा है। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई डर नहीं, बस दो लोग एक ही जगह अटके हुए और दिलों की दूरी धीरे धीरे कम होती हुई। ले जायंग ने कहा, अरे जब फंसे ही हैं तो एक बात वादा करो, कल काम पर जरूर जाना। जो ने सिर हिला दिया और मुस्कुराई। नीचे मैनेजर अंकल ने म्यूजिक भी चला दिया, पूरा रोमांटिक माहौल, फिल्म जैसा सीन। लिए जायंग जू को देखकर जैसे 20 साल पहले पहुंच गया, उसी पुरानी जू जो उसे परेशान करती थी और फिर भी दिल वहीं अटक जाता था। देर रात, खाना, बातें और वही पुरानी केमिस्ट्री। पार्क से लौटते समय जू ने पूछा, इस टाइम पर वो दुकानें खुली होंगी? ले जायंग बोला, खुली तो होंगी लेकिन शायद डबल प्राइस ले रही होंगी। दोनों जानते थे यह सिर्फ बहाना था, वो बस साथ बैठकर खाना चाहते थे। सालों बाद मिले थे, कौन जल्दी घर लौटना चाहता। दोनों ने ढेर सारा खाया पिया जब तक कि ली जायंग सोफे पर ही थककर सो नहीं गया। जो उसे सोते हुए देखकर मुस्कुराती रही, जैसे कोई बच्चा गहरी नींद में हो। सुबह ज्यू की शरारत शुरू। सुबह वो उठी और सबसे पहले ली जायंग को देखा, बिल्कुल बेखबर सो रहा था। वो कमरे में घूमता हुआ शावर लेने गया, लेकिन बाहर आते ही चकित रह गया। उसके कपड़े गायब। जू ने जानबूझकर उसके कपड़े लिविंग रूम में रख दिए थे ताकि वो अपने सिक्स पैक दिखाते हुए पूरा घर दौड़े। जू ने मजा लेते हुए देखा, वो टॉवल में इधर उधर भाग रहा है और खुद भी शर्मा रहा है। ऑन ऑफिस में आफत, चिकागो ट्रिप। आज ली जायंग सोचा शायद दिन अच्छा जाएगा, पर ऑफिस में उसकी फीमेल बॉस ने उसे पकड़ लिया। तुम शिकागो ट्रेनिंग मिस कर गए, डायरेक्टर को नाराज कर दिया। असल में कंपनी उसे विदेश भेजना चाहती थी, लेकिन ली जायंग ने मना कर दिया क्योंकि जो वापस थी और वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। बॉस ने ताना मारा, 10 साल से तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारा करियर सिर्फ एक लड़की की वजह से अटका है। लेकिन ली जायंग के चेहरे पर गर्व ही था। अगर मेरी लाइफ में कोई रुकावट है तो वही मेरा पहला प्यार है। शाम, जियन की बिगड़ती हालत। रात को जियन का मैसेज आया। अगले दिन उसकी अल्जाइमर फिर बढ़ गई। वो कैंटीन में पागलों की तरह सब कुछ खा रही थी। ली जायंग ने फोन किया, तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, याद है? जिन चौंक गई। मैंने कब? ली जायंग समझ गया, वो भूल चुकी है। वो तुरंत उसे लेने गया और कंपनी ले आया। फिर उसने देखा रिसेप्शनिस्ट कॉफी में कुछ मिला रहा था, वो दवाई जिससे जियन की हालत और बिगड़े। ये सब ज्यू के एक्स हस्बैंड की चाल थी ताकि जियन जल्दी बेहोशी में जाए और कंपनी उसके हाथ लग जाए। लिए जायंग ने जियन से कहा, अगर तुम ज्यू से सच बता दोगी वो कंपनी संभाल लेगी, लेकिन अभी मत बताना, वक्त सही नहीं। रात ज्यू ने तारीफ की जब ज्यू रात को उसके साथ खाना खा रही थी। वो बोली, कल तुमने अम्यूजमेंट पार्क जो किराए पर लिया वो सच में बहुत कूल था। लिए जायंग के दिल में एक दुविधा थी, क्या ज्यू को उसकी बड़ी बहन की बीमारी के बारे में बता देना चाहिए या फिलहाल चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक और बात आई, उसे अभी भी उस गांगनम डोंग वाली रात का सच नहीं पता कि आखिर ज्यू क्यों बिना कुछ कहे गायब हो गई थी। ज्यू बोली, तुम्हें याद है मेरा वो एक्स हस्बैंड जिससे तुम घर पर मिले थे? उसने कहा था ये लड़की 12 बजे तक प्रिंसेस रहती है, उसके बाद चूहे भी पास नहीं आते। मतलब सीधा ताना ली जायंग पर। ज्यू ने कहा, जब मैं उस साल चली गई थी तब मैंने खुद को 12 बजे के बाद वाली सिंड्रेला समझा जो किसी के लायक नहीं। उसी समय ली जायंग ज्यू के साथ खाने की जगह चुन रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। पिता को अचानक अस्पताल ले जाया गया था, हालत गंभीर थी। वो भागा चला गया और ज्यू वहीं अकेली रह गई। ज्यू की दुनिया में सब कुछ ली जायंग के आसपास ही घूमता था। जब वो अस्पताल में था तो ज्यू समझ ही नहीं पाई कि करे क्या। ली जायंग ने उसे मैसेज कर दिया था कि उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ेगा, लेकिन ज्यू डर गई कि कहीं वो अकेली न छूट जाए। उसका दिल बार बार वही पुराना डर दिखा रहा था, छोड़कर जाने वाला कोई है और मैं फिर अकेली हूँ। जब ली जायंग आखिरकार लौटा तो जो उसके सामने दौड़कर उसे कसकर गले लगा बैठी। वो उसे मिस कर रही थी, उसे खोने से डर रही थी। लेकिन ली जायंग के पिता की तबीयत अभी भी खराब थी, तो वो बस थोड़ी देर के लिए आया और बोला, तुम चाहो तो सीनियर सीओ योंग के घर चली जाओ, वहाँ कम अकेलापन लगेगा। ज्यू ने बाहर से ठीक है कहा, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट गई। उस रात वो अकेली दरवाजे के पास बैठी, उसकी परछाई को जाते देखती रही और दिल में एक खालीपन फैलता गया। ज्यू की सच्चाई, वो आग जो उसे अंदर से जला रही थी। उस रात ज्यू की बहन जियन उससे मिलने आई। बहुत देर तक दोनों चुप रही। फिर जियन ने सच बोल ही दिया, तुम मम्मी की लेजिटिमेट बेटी नहीं हो, तुम एक अफेयर से पैदा हुई हो। ज्यू का चेहरा सुन्न पड़ गया। जियन ने आगे कहा, हम दोनों एक ही माँ से पैदा हुए हैं।
हैं, लेकिन तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं मिला। वो तुम्हें सिर्फ एक ठंडे स्टेप चाइल्ड की तरह समझती रही। उसने जोड़ा, मैंने हमेशा कोशिश की कि तुम ये सब न जानो, लेकिन अब बताना जरूरी था। यह घर तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। यहाँ से निकल जाओ, अपनी जिंदगी जियो। फिर उसकी बहन बोली, और याद रखना, माँ की नफरत अब ली जैंग की तरफ मुड़ेगी। जो रोते हुए बोली, तो मुझे छोड़कर जाना पड़ा? जेन ने सिर हिलाया। हाँ, वरना माँ उसके परिवार को भी बर्बाद कर देती। उस रात जो ने वो घड़ी उतार दी जो ली जैंग ने उसे दी थी, और चुपचाप बिना एक शब्द उसकी दुनिया से निकल गई। वर्तमान जो का दर्द और लाई जायंग की टूटन। अब जो ने पहली बार सच बोल दिया, उस साल मैं मरना चाहती थी। ले जायंग दंग रह गया। उसने तुरंत पीछे से ज्यू को गले लगा लिया। धन्यवाद कि तुम जिंदा लौट आई। जो पलटकर उसे डांटते हुए बोली, मैं तो आलीशान जिंदगी जीकर तलाक ले आई। तुम इतने अच्छे और भोले क्यों हो? जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे, मैं तुम्हारे पास नहीं थी। ले जायंग ने भर्राई आवाज में कहा। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा, क्या मेरा कमरा गंदा था? क्या मेरी लाइफ तुम्हें घटिया लगी? वो बोला, मैंने तुम्हें गालियां भी दी नशे में, और जितना गुस्सा करता उतना ही तुम्हारी याद आती। फिर और पीता। जू ने सुना और उसका दिल पिघल गया। वो उसके और भी करीब जा बैठी। रात, घर लौटते हुए राहत, दोनों सब कुछ साफ कर चुके थे। दिल का बोझ उतर चुका था। वो धीरे धीरे रात होते होते एक साथ ज्यू के घर लौटे। फोन कॉल और गलत फहमी। ली जायंग चेहरा धो रहा था, तभी बाहर उसका फोन बजा। जू ने उठाया और देखा कॉल उसकी बहन जियान की थी। ली जायंग बाहर आया तो जू ने पूछा, कॉल क्यों नहीं उठाया? उसका चेहरा अचानक गंभीर था। मेरी बहन से क्या बात कर रहे थे? मुझे क्यों नहीं बताया? ली जायंग कुछ बोल पाता, उससे पहले ही जियान खुद घर आ गई। जू ने गुस्से से कहा, पहले उसे बताती हो, फिर मुझे नहीं? चेम बोली, अरे मैं ही थी जिसने उसे एयरपोर्ट की जानकारी दी ताकि वो तुम्हें रोक सके। वो तुम्हारे लिए पागल है जू, मैंने बस मदद की। उनकी बातें सुनकर जू खुश हो गई, गुस्सा उड़ गया, लेकिन ली जांग अंदर डर गया कि कहीं जियान उसकी बीमारी का सच न बता दे। जू ने फैसला किया, वह कंपनी संभालेगी। जू को आखिर सब समझ आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं कंपनी ज्वाइन करूंगी। चैन ने राहत की सांस ली। लिए जायंग को लगा जू ने उसकी हर बात जान ली, लेकिन जू को अभी भी अपनी बहन की बीमारी का सच नहीं पता था। उसने राहत की सांस ली। अभी ठीक है, अभी मत बताओ। फिर से संकट। जू की बहन का पति चालें चल रहा है। अगले दिन जैन ऑफिस पहुंची तो उसका पति पूछने लगा, तुम कैसी हो? बीमारी कैसी है? जैन ने मुस्कुराकर कहा, बीमारी? वो तो नाटक किया था जू को वापस लाने के लिए, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ रही थी और समझ गई कि वो कंपनी हथियाने का इंतजार कर रहा है, जब उसकी याददाश्त खत्म हो जाएगी। दोस्तों की मीटिंग और पुरानी यादें। क्लब के दोस्तों का। सीनियर सीओयोंग के बच्चे की बर्थडे पार्टी थी। सालों बाद सब मिले। माहौल हल्का था, बातें मजेदार। पार्टी के बाद डोंगमिन ने पूछा, इस बार तुम दोनों क्या हो, दोस्त या फिर से प्यार? ले जायंग बोला, इस बार टूटूंगा नहीं। गाड़ी के पास वो सुंदर पल जो को कंपनी में ज्वाइनिंग करनी थी, तो लाई जायंग ने उसे एक्यूप्रेशर स्लीपर्स गिफ्ट दिए। जू ने मुंह बनाया, ये क्या है, बूढ़ों वाला? लेकिन मन में खुश थी क्योंकि उसने याद रखा कि उसे नंगे पैर कंकड़ पर चलना पसंद है। दोनों कार तक आते आते इतना टाइम पास करते रहे कि लग रहा था बिछड़ना मुश्किल है। जब जू जाने लगी, ले जायंग ने कार रोक ली। रुको। वो कार से उतरी और दोनों घूमकर सीट बदलने लगे, इतनी जल्दबाजी में कि एक दूसरे की सीट बेल्ट क्रॉस में लगाने लगे थे। घर पहुंचकर दरवाजे से लेकर सोफे तक और फिर बेडरूम तक लगातार किस करते रहे। अगली सुबह ब्लॉक्ड पार्किंग। सुबह फोन की तेज घंटी से नींद टूटी। कार रास्ता ब्लॉक कर रही थी। ले जायंग दौड़कर नीचे गया और हर किसी से माफी मांगकर गाड़ी हटाई। वापस आया तो जू ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो हंसते हुए बोला, तुम तो छोटे पप्पी की तरह प्यारी हो। जू ने उसे पकड़कर कहा, आज मत जाओ, बस आज मेरे साथ रहो। ले जायंग मुस्कुराया, तुम्हें भी काम पर जाना है। सिर्फ मैं ही बड़ा नहीं, तुम भी एडल्ट हो। अस्पताल वाली साजिश। लाई जायंग का शक। दोपहर में उसने डूजिन को ढूंढा ताकि सिंगर अफेयर वाले मामले की तह तक जा सके, लेकिन जेन की कॉल आ गई तो उसे ऑफिस लौटना पड़ा। वहाँ उसने सुना सेक्रेटरी यू पर चिल्लाया जा रहा था कि वो बैकडोर एंट्री से आई है। लिया जायंग ने गौर किया कि गलती से उसने जो पानी पी लिया उस पर सेक्रेटरी का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही तेज था। और फिर जियन से पता चला सिंगर वाली अफेयर की खबर दरअसल जू के जीजा ने ही लीक की थी ताकि कंपनी बेचने की नौटंकी शुरू हो सके। ली जायंग ने तुरंत जेन का पानी टेस्ट के लिए भिजवा दिया क्योंकि उसे शक था उसमें कुछ मिलाया गया है। रात दोस्तों के साथ सच सामने आया। रात को दोस्तों के साथ बैठे तो पुराने किस्से खुलने लगे। लिए जायंग ने बताया, जिस दिन जू की बहन की शादी थी वो आर्मी में था, लेकिन जैसे ही सुना वो छुट्टी लेकर होटल के बाहर घंटों खड़ा रहा बिना इन्हीं वेट के, लेकिन जो अंदर नहीं मिली। रात हो गई और होटल बंद हो गया। वो लौटने लगा पर उसी समय जू आई थी और दूर से उसे पीते हंसते देख वापस लौट गई थी। दोनों की किस्मत जैसे एक दूसरे को छूकर आगे निकल रही थी। आज एक नया मोड़। शाम को ली जायंग ने जू को बताया, तुम्हारा एक्स हस्बैंड
आज फिर आया था। घर का पासवर्ड दबा दबा कर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने बदल दिया था तो घुस नहीं पाया। जो हंस दी। और तुमने क्या किया? ले जायंग बोला। लगता था पुलिस बुलानी पड़ेगी। जाने से पहले वो एक बैग छोड़ गया और जू ने बैग खोला। बैग के अंदर एक गिफ्ट बॉक्स था। उसमें एक इतना बड़ा डायमंड रिंग था कि बड़ा होकर भी भड़कीला लग रहा था। साथ में एक नोट। यह तुम्हारे लिए मेरा दूसरा प्रपोजल है। ली जायंग ने नोट पढ़ा और गुस्से में खड़ा हो गया। चलो अभी जाकर उससे बात साफ करता हूँ। जू ने बाह पकड़ ली। रुको, ये चीज कोरिया में खरीदने वाली नहीं है। बहुत महंगी है। अगर शिपिंग में कुछ हुआ तो और मुसीबत होगी। मैं खुद जाकर लौटाऊंगी। ली जायंग को मजबूरी में बैठना पड़ा। उसने ज्यू को अपने कंधे पर टिकाया। थोड़ा चार्ज होने दो वरना मैं फट जाऊंगा। रात, उस टूटे हुए अतीत का दर्द। उस रात उसके बगल में लेटे लेटे उसे वो रात याद आई जब उसने लाल धागा लेकर जो की रिंग फिंगर नापी थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी जोड़कर एक प्रपोजल रिंग खरीदी थी। वो प्लान था कि वीकेंड पर उसे एक शानदार डिनर में प्रपोज करेगा। लेकिन उसी रात उसके पिता के एक्सीडेंट की कॉल आई और सब कुछ उल्टा पड़ गया। जो अपने दर्द में चुपचाप चली गई और वो डिप्रेशन में डूब गया। कई बार उसने रिंग फेंकने की सोची पर फेंक नहीं पाया। दूसरी बार वह बस लेकर अपने पुराने यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचा जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी और उस रिंग को वहीं छोड़ दिया। एक खूबसूरत अतीत को वहीं लौटाकर। बाहर ऑफिस के सामने जू और बॉस हान की मुलाकात। एक दिन जू काम से जल्दी निकली और लाई जयंग को लेने एडिटोरियल ऑफिस पहुंची। वहीं उसकी मुलाकात हुई उसकी सेक्शन चीफ बॉस हन से। हन ने तुरंत उसे पहचान लिया और बैठने का निमंत्रण दिया। हन ने सीधा कहा, माफ करना मैं दखल दे रही हूँ लेकिन और बर्दाश्त नहीं होता। हन बोली, मैंने ली जायंग को शुरू से संभाला है, ट्रेन किया है, घर तक जाकर उसकी माँ का किमची खरीदा है और फिर सबसे जरूरी बात, जब जब उसके करियर में बड़ा मौका आया तुम वापस आई। पहली बार जब वो ड्रीम सोशल न्यूज में ट्रांसफर हुआ था कि तुम फिर गायब हो गई। वो टूट गया, छुट्टी ली, लगभग नौकरी हाथ से चली गई थी। अब दूसरी बार वो शिकागो ट्रेनिंग के लिए चुना गया था जिसके लिए सैकड़ों में से सिर्फ वही सेलेक्ट हुआ और उसने वो मौका तुम्हारे लिए छोड़ दिया। जो चुप रही, बस सिर झुकाकर बोली, धन्यवाद ये सब बताने के लिए। जू का सवाल, तुम इतनी कुर्बानी क्यों देते हो? जब ली जैंग मिलने आया तो जू ने हिचकते हुए पूछा, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों छोड़ देते हो, यहाँ तक कि शिकागो जाने का मौका भी? और जवाब सुने बिना ही वो खुद मान गई, सच कहूँ तुम्हारा न जाना मुझे बहुत खुश करता है। और फिर बोली, मैं अब तुम्हें मिस करके कहीं नहीं जाऊंगी। वो बोली और खुद को स्वार्थी भी कहा। लिए जायंग की आंखें भर आईं। उसने उसका हाथ पकड़ा। बस ये सुनकर दिल हल्का हो गया, जैसे अब सांस आ रही है। अगली सुबह एक बड़ा सरप्राइज। अगली सुबह ली जायंग किसी कॉल का इंतजार कर रहा था। इधर जो कार की चाबी ढूंढ रही थी तभी उसका फोन बजा। लिए जायंग उसे बाहर ले आया। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और सामने पुराने समय वाला वो ड्राइवर अंकल खड़े थे, वही जो उसे बचपन से प्यार करते थे और उसकी माँ ने निकाल दिया था क्योंकि वो जू की मदद करता था, जो दौड़कर उसे गले लगा बैठी। लिए जायंग ने सोचा, वो लग्जरी कारें या ब्रांडेड चीजें नहीं दे सकता पर वो जू को उसका छिना हुआ बचपन लौटा सकता है। ड्राइवर अंकल की सच्चाई ली जायंग ने सब अकेले झेला था। असलियत ये थी, जू के जाने के बाद ड्राइवर अंकल को नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने चुपचाप अस्पताल जाकर लिए जायंग के पिता की मौत के बाद उसे ढाढ़स दिया था और आर्थिक मदद भी की थी। तब से वो और जंग संपर्क में थे। इस बार भी बहुत मनाने पर वो जू के लिए वापस आए। जू का आत्मविश्वास वापस लौट आया। कंपनी में उसकी आधिकारिक एंट्री। जू ने ली जायंग से कहा, मेरी एम्प्लॉय फोटोज ले दो। और लाई जायंग ने प्रेस रिलीज भी खुद लिखा कि जू अब कंपनी की नई हेड है। उधर उसका फोन बजा। टेस्टिंग लैब से रिपोर्ट, कॉफी में डाला गया ड्रग वास्तव में अल्जाइमर जैसे सिम्टम्स दिखाता है। ली जायंग तुरंत ज्यूस बहन के पास पहुंचा और उसे कॉफी पीते समय रोक लिया। सेक्रेटरी यू वही ड्रग मिलाती थी और इसके पीछे मास्टरमाइंड उसका पति। ले जायंग बोला, सबूत चाहिए। टी रूम में कैमरा लगाओ। जू को कुछ भी पता नहीं, जो अभी भी अनजान थी। उसने कई सीनियर्स को घर पर डिनर के लिए बुलाया। इसी दौरान एक सीनियर नीचे ले जायंग की माँ से मिला। जू को लगा अब उसे उसकी माँ से मिलना चाहिए। जू का दिल से माफी मांगना। वो लॉन्ड्री शॉप गई जहाँ उसकी माँ काम करती थी और सीधा बोल दिया, मैं और लाई जायंग फिर साथ आ गए हैं और मुझे गिल्ट होता है। मैं शेमलेस लगती हूँ, बस माफ कर दीजिए। लिए जायंग की माँ हंसती, किसी को दोष देने का वक्त नहीं, खुश रहो। पास वाली दुकान का स्टू बहुत अच्छा है। जो का दिल हल्का हो गया। वो खुशी खुशी वापस आई और लाई जायंग से बोली, तुम्हारी माँ अमेजिंग है। हम तो नॉन स्टॉप बातें कर सकते हैं। कंपनी में बड़ा बदलाव और भारी विरोध। मीटिंग में जो ने कहा, एक प्रोडक्शन लाइन बंद करनी होगी, सेल्स गिर रही है। डैड ने बनाई थी पर अब प्रैक्टिकल बनना होगा। सब दंग रह गए। उसके जीजा ने तुरंत विरोध किया क्योंकि उसका प्लान कंपनी बेचने का था, लेकिन जो मजबूत खड़ी रही। नई डिजाइनर्स, नया ब्रांड, इसी में भविष्य है। रात, जू की नई उम्मीदें और लाई जायंग की मेहनत। जू ने ली जायंग से बोला, मैं एक दिग्गज डिजाइनर बिल लाडेन को बुलाना चाहती हूँ, क्या तुम इन्फॉर्मेशन दिलवा सकते हो? वो मुंह बनाकर बोला, मैं फैशन
जियन कंपनी में काम नहीं करता, लेकिन उसी रात छुपकर कॉन्टैक्ट्स में लग गया। सच, जो कि बहन की बीमारी गंभीर हो सकती थी। अगले दिन जियन ने रिपोर्ट बताई, कॉफी में मिला ड्रग अल्जाइमर जैसा लक्षण देता है, समय रहते पकड़ लिया तो हालात संभल सकते हैं। ले जायंग बोला, चुको बता देते हैं। चेम बोली, नहीं, पहले कंपनी संभल जाए फिर बताएंगे। स्पेन का सफर और पीछे से जासूसी। ली जायंग को एडिटर इन चीफ ने बिन लाडेन की लोकेशन दिलवा दी। स्पेन। जू ने तुरंत 2 टिकट बुक की, अपने और जायंग के लिए। बस एक नजर से वो उसे मना लेती है। हार्ड अर्न्ड 5 डेज की छुट्टी लेकर वो उसके साथ चल पड़ा। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके पीछे जासूस फोटो खींच रहा था, जिसे जू के जीजा ने भेजा था। एक्स हस्बैंड का प्लान पलट गया। जू का एक्स हस्बैंड फिर से शादी करने की प्लानिंग कर रहा था और उसके पिता से सपोर्ट मांग रहा था, लेकिन उसके पिता ने कहा, अब वो तुम्हारे किसी काम की नहीं, वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसके पास विरासत भी नहीं। ये सुनकर भाई साहब नई चालें सोचने लगे और अब उनके पास जू पर दबाव बनाने का हथियार था। स्पेन में तलाश और आखिरकार मिलना। स्पेन पहुंचकर जू और जायंग ने हर गली हर कोना खंगाला, जहां 5 मंजिला बिल्डिंग और नीचे आइसक्रीम शॉप हो। लिए जायंग हर बार बोला, तुम यहीं रुक जाओ, ऊपर मैं चढ़ता हूँ। आखिरकार जगह मिल गई, लेकिन बेला अगले शहर गई हुई थी। जंग ने जू को दिलासा दिया, कल मिल लेंगे, चलो आज मस्ती करते हैं। दोनों आइसक्रीम खाते हुए रोड साइड बैठ गए, कंधे से कंधा मिलाकर। सिल्क स्कार्फ का झगड़ा और असली पहचान। एक दुकान पर ली जायंग ने सिल्क स्कार्फ उठाया जू के लिए, तभी एक महिला भी वही पकड़ लेती है। दोनों खींचातानी करने लगते हैं। जू आई और बोली, ये स्कार्फ उसके हाथ में पहले था और ये आपके आउटफिट पर सूट नहीं करता। और फिर उसने ब्रांड, हेयर स्टाइल, मैचिंग टिप्स सब समझा दिया। महिला मुस्कुराई और स्कार्फ छोड़ दिया। फिर उसने स्कार्फ हटाया, चश्मा उतारा। वो खुद बिन लाडेन थी, असल में एडिटर इन चीफ। लाई जायंग के एब्सेंटीज्म से चिढ़ा हुआ था, तो उसने फैशन सर्कल को मना लिया कि बेला छुट्टी छोड़कर आ जाए और जू को टेस्ट करे। बेला उन्हें परखती है, एक नया इम्तिहान। बेला उनके साथ सीढ़ियों तक गई, पर लगातार उन्हें टालती रही। उसके चेहरे पर भरपूर शक था, क्या ये लोग भरोसे के लायक हैं? और जू और जायंग उसके दरवाजे के बाहर 2 पागल फैंस की तरह इंतजार करते रहे। आखिर बेला का दिल पिघल ही गया। वो बोली कि चलो गिल्ट कम करने के लिए एक ड्रिंक पे चलते हैं, लेकिन जैसे ही बैठी उसने सीधे जीयू की उम्मीदें बुझा दी। बोली, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट की बात नहीं सुनना चाहती, मुझे बस एक चीज जाननी है, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? दोनों ने बताया कि वो 20 की उम्र में प्यार में पड़े थे, फिर टूटे और अब 18 साल बाद फिर से साथ आए हैं। बेला ने तुरंत ली जायंग की ओर देखा। इन सालों में किसी और से प्यार किया? उसने ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ, 28 की उम्र में फिर से जेयू से ही प्यार हो गया था। उसकी ये बात बेला को प्रोजेक्ट से ज्यादा खुश कर गई। वो इतना पी गई कि हालत खराब। आखिर लाई जायंग को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। जू ने मजाक उड़ाया, इतना पसीना क्यों आ रहा है? थक गए या मेरी जिम्मेदारी उठाकर रोने लगे? सब निपटा तो अब लाई जायंग की बारी थी क्यूट बनने की। उसने जू पर जोर डाल दिया कि अब तुम मुझे उठाकर ले जाओ, फेयरनेस के लिए। और दोनों इतनी थक चुके थे कि एक दूसरे को पकड़े पकड़ाए सो गए। सुबह बालकनी में बैठकर पश्चिमी सूरज में नाश्ता, हंसी, बातें, शांति। फिर बेला का मैसेज, मैं कोलैबोरेशन के लिए तैयार हूँ। मिलने पर उसने लुकस का नंबर भी दिया, जिसकी जू को सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मजाक में बोली, कल 5वीं मंजिल तक मुझे उठाकर ले जाने के लिए धन्यवाद। कोरिया लौटकर गू सीधी लाइजेन की माँ की लॉन्ड्री शॉप पहुंची गिफ्ट देने। वहीं एक झगड़ालू औरत हंगामा कर रही थी, मेरी शर्ट खराब कर दी है। गू ने लिमिटेड एडिशन शर्ट को पहचान लिया, जो उसके अपने घर की फैक्ट्री की थी। उसने बिजनेस कार्ड बढ़ाया, जाओ रिम स्टोर से नई ले लो, जो पसंद हो उठा लो। औरत एकदम नरम पड़ गई, पर जीयू ने लॉन्ड्री फी तो पूरी वसूल की। फिर वो उनके साथ बैठकर केक खाती रही, ट्रिप की बातें करती रही। तभी लुकस का कॉल आया। वो बाहर भागी और लौटकर खुशी से ली जायंग के माता पिता को जकड़कर बोली, मॉम, डैड। दोनों हैरान भी हुए और खुश भी। उन्हें समझ में आ गया कि उनके बेटे का दिल क्यों गया था इस लड़की पर। रात को दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स खोलकर जश्न मनाते हैं, क्योंकि अल्कोहल एब्स्टिनेंस चल रहा था। उधर उसके जीजा का बिजनेस पार्टनर उससे मिलने आया और बोला, तूने लुकस को बुला लिया है, दरिन कंपनी फिर उठ जाएगी। इससे पहले कि तुम्हारा पति इसे बर्बाद करे, इन्वेस्ट करो। सब लोग मान रहे थे कि ज्यू की क्षमता असल में दमदार है। इधर ज्यू का एक्स हस्बैंड जियान के पति के साथ बैठा गिड़गिड़ा रहा था, कृपया ज्यू की इलेजिटिमेट वाली बात मत फैलाना। उसकी शराब में की गई गलती अब भारी लग रही थी। उधर मिंग्यू दिमाग लगा रहा था कि डीएनए टेस्ट कैसे हो, लेकिन चेयरमैन सईयो तो मर चुके थे। दूसरी तरफ लाई जायंग घर पर एक जार बना रहा था, जिसमें वो ज्यू का यादगार वॉच रखना चाहता था। कागज के टुकड़े बहुत बदसूरत लगे तो कंपनी ले गया और सहकर्मियों से कागज के गुलाब बनवाए। सेक्शन चीफ ने चिढ़ाया, फूल है तो चमकदार कुछ और भी दो। पर जायंग को पता था कि डायमंड रिंग अभी सही नहीं लगेगी। वो फिर भी जार लेकर सो गया, सोच बंद करने के लिए। अगले दिन नाटक देखकर लौटते समय उसने वही जार खोला, घड़ी निकाली
और बिना किसी फैंसी शब्द के जू के हाथ में रख दी। जू की आंखें भीग गईं। पहले हम कमजोर थे, इस बार नहीं। दोनों भीड़ में एक दूसरे को थामे रहे। इसी समय डायरेक्टर्स ऑफिस में सेक्रेटरी यू ने ट्रिपल डोज ड्रग मिला दिया और मिंग्यू खुद लेकर कप अपनी पत्नी को पिलाने गया। जियन टाल नहीं पाई, मगर फोन की घंटी से कप हाथ से गिर गया। वो बच गई। मिंजू ने गुस्सा दबाकर सब साफ किया। ली जायंग ने कैमरे में देखा कि सेक्रेटरी कुछ मिला रही थी, पर एंगल साफ नहीं था, सबूत नहीं बन पाया। उसने तुरंत जूनियर्स को कहा, उसको हरदम शैडो करो। अगले ही दिन जियान की हालत फिर बिगड़ गई। मिंजू उसे नंगे पांव ऑफिस लॉबी में ले आया ताकि सब लोग उसकी हालत देखकर दहशत खा जाएं। ले जायंग भागा, पर जियन ने घबराकर उसे ही धक्का दे दिया। तभी जू दौड़ी और उसे संभाल लिया। उसकी आंखें डर से भर गईं। क्या हो रहा है? वो बहन को अस्पताल ले जाना चाहती थी, पर मिंग्यू पहले पहुंच गया और बोला, मैं संभाल लूंगा अपनी पत्नी को। जू स्तब्ध खड़ी रह गई और जब कार निकल गई तो उसके दिल में एक खालीपन उतर गया। अगले ही पल ली जायंग ने उसकी आंखों में देखते हुए सब सच बता दिया। जियान की बीमारी, सेक्रेटरी का ड्रग, मिंजू का प्लान। जो सुन्न हो गई। दर्द, गिल्ट, डर सब एक साथ। उसने पूछा, क्या तुम्हें शुरुआत से पता था? एयरपोर्ट पर तुम मुझे रोकने आए थे या भेजे गए थे? उसने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता था। जो बोली, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। स्थिति संभलने पर जियन ने खुद बहन को सब बताया। जो फूट फूट कर रो पड़ी। मैं कितनी सेल्फिश थी। तुम अकेली लड़ती रही और मैं भागती रही। अब जो ने फैसला किया कि वो मिंग्यू से डिवोर्स करवाएगी, पर जियान ने बोला, समय सही होने पर। ली जायंग ने ड्राइवर को कहा कि जू को वॉच करना, कहीं वो फिर अल्कोहल न ढूंढे। ड्राइवर ने रिपोर्ट किया, वो सो गई है। अगला दिन मिंजू ने जू से मीटिंग रखी। वो मासूम बनने का नाटक करती रही और क्लेवरली उसे मैनिपुलेट किया कि वो बेटी को वापस बुलाए और कंपनी पर ध्यान दे। उसने हाँ कहा और चला गया। शाम को ली जायंग का कॉल आखिर जू ने उठा लिया। उसका दिल उलझा हुआ था, कृतज्ञ भी, आहत भी। ली जायंग बोला, एयरपोर्ट पर मैं इसलिए नहीं रुका था क्योंकि मुझे कहा गया था। मैं खुद घबरा गया था। मैं तुम्हें दोबारा खो नहीं सकता था। जो रो दी और बालकनी में जाकर देखा। वो नीचे खड़ा इसी तरह हर दिन उसे देखता था। वो बोली, ऊपर आ जाओ, और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। फिर ली जायंग गया सिंगर ऑन हाई से मिलने, जो एक्स हस्बैंड वाले स्कैंडल में फंसी थी। वो बोली, मीनू ने ही लीक किया था। ली जायंग ने उसे एक कीवर्ड दिया, ड्रग का नाम, जिससे वो मिंग्यू तक पहुंच सके। उसने ड्रग के साइड इफेक्ट्स पर एक रिपोर्ट भी छाप दी ताकि जियान सुरक्षित रहे। इधर मिंग्यू डीएनए सैंपल ढूंढने उसकी माँ के घर गया। जियान को शक हुआ और उसने माँ व जू को चेतावनी दी। मिंजू ने अब धमकी देना शुरू किया, अगर मेरी नहीं सुनोगी तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि जू इलेजिटिमेट चाइल्ड है और जियान को अल्जाइमर है। जू और जायंग पहले से इस चाल को समझ चुके थे। ले जायंग बोला, अगर छुपा नहीं पाओगी तो पहले खुद ही बता दो। जू ने हिम्मत करके एडिटोरियल ऑफिस जाकर आर्टिकल लिखवाने का फैसला किया जिसमें उसकी पूरी सच्चाई हो, फोटोग्राफी और इंटरव्यू में। जू ने सब बता दिया, अपनी पहचान, अपनी माँ की नफरत, अपना गिल्ट, अपना भागना। जब पूछा गया, ये सब क्यों? वो बोली, पापा की वसीयत में लिखा था कि मुझे बड़ा होना है। अब मेरी बारी है अपनी बहन को बचाने की। सच का सामना करना पहला कदम है। यह लेख वायरल हुआ। ज्यादातर लोग उसके साथ खड़े हो गए। डीएनए धमकी बेकार हो गई। उस रात ली जायंग एक मोबाइल होम लेकर आया और उसे कैंपिंग पर ले गया। लाइट्स, आग, बीबीक्यू, उसकी हर कोशिश प्यारी और अनाड़ी थी। जू ने नूडल्स बना दिए और दोनों हंसते रहे। फिर चुप्पी, क्योंकि ली जायंग ने माफी मांगी कि उसे अपना पेनफुल सच दुनिया को बताना पड़ा। जू मुस्कुराई, मैं ठीक हूँ, और रात भर शांति। सुबह कॉफी, हवा, जू की मुस्कान। ड्राइवर आया और बोला, वो सिर्फ तुम्हारे साथ इतनी मुस्कुराती है। उधर जियन शेयर होल्डर्स को समझा रही थी। उसने डायरेक्टर चॉय को अपना एक पुराना राज बताया जो उसके पिता ने आखिरी सांस तक छुपाया था, ताकि उसके पास एक रास्ता बचा रहे। चॉय ने मदद करने का वादा किया। शाम को जू ने ली जायंग के माता पिता के साथ डिनर किया। थोड़ा संकोच, फिर मेलजोल, यहाँ तक कि बेसबॉल की बातें भी जम गईं। दूसरी तरफ मिंग्यू फोटो इकट्ठा कर रहा था ताकि अफेयर का स्कैंडल चलाकर जू को गिरा सके और कह सके कि वो अपनी माँ जैसी है। नैतिकता को हथियार बनाकर कंपनी को गिराने की तैयारी थी, लेकिन जू अब पहले जैसी नहीं थी। कंपनी में उसका सम्मान अब सिर्फ सामाजिक नहीं, वास्तविक भरोसा बन चुका था। लुकास की डील बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। रिम की हर योजना इतनी सहजता से मंजूर हो रही थी मानो कंपनी सच में नए दौर में कदम रख रही हो। दूसरी तरफ मिंगू को धाई का मैसेज मिला और मजबूरी में उसे मिलने जाना पड़ा।
पड़ा। बाहर से वह हमेशा की तरह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर बेचैनी भरी थी, क्योंकि उसे पता था कि धाई खुद से उन दवाइयों का सच नहीं जान सकती जो वह जियान पर इस्तेमाल कर रहा था। मतलब किसी ने उसे जानकारी दी थी। उसने न पूछने की कोशिश की, न खोजने की, बल्कि अपनी सबसे पुरानी आदत के अनुसार डराने का रास्ता चुना। ठंडे स्वर में चेतावनी दी कि अगर वह यहाँ और दिन बिताना चाहती है तो चुप रहना ही समझदारी है, जैसे पहले से चुप रहती आई है। उस रात तेज बारिश और डरावनी बिजली के साथ भयंकर तूफान आया। ज्यू डर के मारे नींद में ही घबरा उठी और बिना कुछ सोचे छाता पकड़कर सीधे लाए जैंग के घर की ओर भाग पड़ी। जब तक लाए जांग ने उसे पकड़कर शांत नहीं किया, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी बाहों में उसे पहली बार आराम मिला और वह गहरी, बिना सपनों वाली नींद सो गई। अगली सुबह सूरज चमक रहा था। बाहर की दुनिया बहुत शांति से भरी थी, लेकिन इसी शांति के भीतर एक नया तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। पहले कुछ फोन आए, फिर मीडिया ने लगातार सवाल करने शुरू कर दिए। पार्टनर्स, पुराने जानकार, सबका एक ही मुद्दा, गुई और लाए जांग का रिश्ता। ये अफवाहें कि दोनों पहले से डेट कर रहे थे, कि वह शादीशुदा रहते अफेयर कर रही थी, कि तलाक और एक्स हस्बैंड वाले मामले पहले से प्लान थे। गुई समझ ही नहीं पाई कि यह सब कौन कर रहा है, मिंगू या उसका एक्स या दोनों मिलकर। डर और घबराहट ने उसे पूरी तरह हिला दिया। ले जांग ने उसका हाथ पकड़कर भरोसा दिलाया कि दुनिया कुछ भी बोले, वह उससे टकराने की ताकत रखती है। एडिटोरियल ऑफिस में सेक्शन चीफ ने लाए जांग को बुलाकर कहा कि वह तुरंत एक करेक्शन छाप दे, वह खुद गवाही दे देगी। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा वह इसका अपना रास्ता निकालेगा। उधर गुई कंपनी में हर नजर का बोझ महसूस कर रही थी। लोगों की फुसफुसाहट, तिरस्कार, सवाल, हर कदम भारी था। जियान ने यह सब देखा और अब वह और नहीं सह पाई। उसके लिए बहन पर हमला करना आखिरी सीमा थी। वह तलाक के कागजात लेकर मिंगू के सामने खड़ी हो गई, लेकिन मिंगू हंस पड़ा कि किस आधार पर वह इतने परफेक्ट पति से तलाक लेगी। थोड़ी देर बाद ज्यू का एक्स हस्बैंड उससे मिलने आया, इस बार पकड़ने नहीं बल्कि यह पूछने कि क्या शादी के दौरान उसने उसे धोखा दिया था। गुई ने ठंडी मुस्कान के साथ कह दिया कि वह ऐसी नहीं है, और जिसे वह अपना भाई जैसा मानता था वही मिंगू था जिसने उसे पुलिस के हाथों पकवाया था। अगले दिन बोर्ड मीटिंग में माहौल दमघोंटू था। शेयर गिर चुके थे और सभी ने गुई को घेर लिया। कुछ ने तो साफ कह दिया कि उसे इस्तीफा देना चाहिए। गुई ने कुछ नहीं छुपाया, माना कि तुरंत उपाय संभव नहीं है। लेकिन जियान सामने खड़ी होकर बोली कि ज्यू जल्द ही पेरिस एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर जा रही है और उसने कंपनी के लिए वास्तविक प्रगति की है। लेकिन विरोध रुकने वाला नहीं था। मिंगू खड़ा हुआ, नकली माफी मांगी और घोषणा कर दी कि वह, गुई और जियान तीनों प्रबंधकीय पद छोड़ देंगे। यह वार ऐसा था कि दोनों बहनों के पास बचाव का कोई रास्ता ही नहीं बचा। जियान ने डायरेक्टर चोई से मदद मांगी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उसने एक बार मदद कर दी, अब जियान खुद निपटे। बाहर खड़ा मिंगू यह सुनकर खुश हो रहा था। तब लाई जांग आया और मिंगू को चेतावनी दी कि अगर उसने बाज नहीं आया तो वह सचिव यू का सच सबके सामने ले आएगा। मिंगू का चेहरा एक पल को उड़ गया, लेकिन लाए जांग बिना प्रतिक्रिया का इंतजार किए ज्यू को ढूंढने चला गया। जैसे ही वह उसे मिला, वह फूट पड़ी। उसने उसे पकड़कर सांत्वना दी और कहा कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। रात को वह अपने माता पिता के पास गया, से उनसे बहुत देर तक बात की और अगले दिन एक युवा रिपोर्टर को इंटरव्यू देने के लिए खुद आगे आया। यह इंटरव्यू वह मोड़ था जिसने कहानी पलटनी थी। सेक्शन चीफ भड़क गई क्योंकि यह कदम ज्यू को और विवाद में खींच सकता था। लेकिन लाए जांग ने रोके हुए स्वर में कहा कि अगर वह ऐसा न करता तो ज्यू जीवन भर अफेयर का ठप्पा झेलती रहती। उसने ड्राइवर से कहा कि ज्यू को स्कूल ले जाए जहां उनका प्यार शुरू हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि यह सच सामने सुनकर वह बिखर जाएगी और अकेले घर न लौट पाएगी। ज्यू तो खुश थी कि डेट पर जा रही है, लेकिन जब वह नजदीक पहुंची तो लाए जांग पीछे हट गया। उसकी नजरें भी नहीं मिलाई। ज्यू घबरा गई, रो पड़ी और कहा कि यह मत करो। लेकिन वह बोला कि उसे रिम को बचाना है और वह जानता है कि ज्यू अब मजबूत है। चाहे वह कितना भी रोकना चाहे, उसने जाने का फैसला कर लिया। अच्छे से जीना ज्यू, यादें हमेशा रहेंगी। वह मुड़कर चली गई और लाए जांग वहीं टूटकर बैठ गया, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था उसे बचाने का। अगली सुबह खबर छप गई। ज्यू ने एक एक लाइन पढ़ी। उसने समझा जो कहानी बताई गई है वह उसी पुराने एहसान से जुड़ी थी जब उसके पिता ने लाए जांग के पिता की मदद की थी। लेख में लाए जांग ने स्वीकार किया कि उसका गुई से जुड़ाव प्रेम नहीं बल्कि कर्ज चुकाने जैसा था, ताकि दुनिया बदनामी का बोझ ज्यू पर न डाले। ऐसा कहकर उसने खुद को प्रेमी की जगह एहसानमंद बना दिया, ताकि कोई ज्यू को चरित्रहीन न कह सके। वह उसे बचाने के लिए खुद पीछे हट गया। इसके बाद ज्यू अपने पिता की कब्र पर गई और समझ पाई कि उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा प्यार उसे मिला है। अगले ही दिन
सीजी ने बिन बताए आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाई। सभी शेयर होल्डर हैरान थे। जियान बिल्कुल साफ दिमाग से बोली कि वह सीईओ बनी रहेगी क्योंकि यह उसके पिता की जीवन भर की तपस्या है और वह इसे मुनाफे के नाम पर किसी को बेचने नहीं देगी। उसने एक एक कर सारे सबूत सामने रखे कि कैसे डायरेक्टर चोई चुपके से दरीम की मुख्य प्रोडक्शन लाइन हड़प कर अपनी प्राइवेट ब्रांड बनाना चाहती थी। वही काम जो सालों पहले भी उसने करने की कोशिश की थी, लेकिन तब चेयरमैन ने नरमी दिखाकर छोड़ दिया था। जियान बोली कि वही नरमी आज उसे यह सोचने पर मजबूर कर गई कि वह गलती दोहरा सकती है। इस बार उसने हद पार की। बेंसो और मिंगू के साथ मिलकर दरीम को बेचने की साजिश की। मीटिंग रूम में हर कोई झूठ बोलकर खुद को बचाने लगा, लेकिन जियान ने बहस नहीं की, बस इशारा किया और स्क्रीन पर फोटो, कॉन्ट्रैक्ट, सीक्रेट मीटिंग लॉग्स और गवाहों के बयान एक एक करके दिखा दिए। अब किसी के पास कोई बहाना नहीं बचा। मीटिंग खत्म होने के बाद जियान ने ज्यू से मुलाकात की। इस बार उसका स्वर फिर से नरम था। उसने पूछा कि क्या ज्यू चाहती है कि वह पेरिस जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए, लेकिन ज्यू ने कहा कि नहीं, यह उसे खुद करना है क्योंकि लुकास उसकी पूरी कहानी में दिलचस्पी ले रहा था। वह सिर्फ चाहती थी कि जियान लेजांग को उसका शुक्रिया पहुंचा दे क्योंकि ज्यू जानती थी कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लाएजांग को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लाएजांग अभी भी दूर से चुपचाप ज्यू पर नजर रखता था, सिर्फ तब जाता जब उसे यकीन हो जाता कि वह सुरक्षित घर पहुंच गई है। प्यार करके भी साथ न रह पाना, इस दर्द को किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। अगले दिन ऑफिस में अचानक उसे धाई का संदेश मिला। वह उससे मिलना चाहती थी। मिलने पर उसे पहली बार असली निराशा का चेहरा दिखा। धाई ने कहा कि वह यहाँ इसलिए नहीं फंसी क्योंकि वह जाना नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मिंगू ने उसे धमकाया था। उसने गलती से मिंगू और डॉक्टर की बातचीत सुन ली थी और जानती थी कि असली दवा कौन और कैसे पहुंचाता है। यह कड़ी छोटी थी मगर इतनी अहम थी कि पूरी जालसाजी वहीं से पकड़ी जा सकती थी। उसने कहा कि लाए जांग को जल्दी करना होगा वरना सब कुछ हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। वह चाहती थी कि वह सच्चाई उजागर करे ताकि वह भी अपने भीतर का बोझ हल्का कर सके। ले जांग ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया, उसके सुनहरे दिनों को याद कर दुख जताया और बाहर निकलकर अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा करना शुरू किया। हर लेन देन, हर मुलाकात, हर छुपी हुई गतिविधि को चुपचाप ट्रैक किया जाने लगा। उधर ज्यू पेरिस जाने से ठीक पहले अपनी माँ से मिली। उसकी माँ पहली बार ठंडी और कठोर नहीं थी। उसने हाथ से लिखा एक पत्र दिया जिसमें सालों की दूरी और ठंडक के लिए माफी थी, और एक ड्रेस दी जो उसने खुद डिजाइन की थी, दरीम की असली मालिक की बेटी के लिए। ज्यू इसे साथ लेकर एयरपोर्ट निकली ही थी कि रास्ते में उसे सबसे ताजा खबर दी गई। ले जांग की टीम ने पूरे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और एक काउंटर इन्वेस्टिगेशन पब्लिश कर दिया गया था। साथ ही दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए गए। उसी समय जियुन ने भी सबूत दिए कि मिंगू कंपनी बेचने की योजना बना रहा था और सचिव यू गवाही देने को तैयार थी कि वह जानबूझकर जियान को नुकसान पहुंचा रहा था। पुलिस ने तुरंत छापा मारा और मिंगू को गिरफ्तार कर लिया। जियान इंटरोगेशन रूम में उसके सामने बैठी और शांत स्वर में कहा कि उसने बहुत समय दिया था उसे सुधरने का, खासकर उनकी बेटी के लिए, लेकिन अब वह उसकी सीमा से बाहर जा चुका था। वह उठी और पीछे मुड़े बिना चली गई, जैसे वह अध्याय अब बंद हो चुका था। कई दिनों बाद पेरिस ट्रिप सफल होने के बाद ज्यू लौटकर सीधे लाए जांग के माता पिता के पास गई। वह बहाना बनाकर उनकी खैरियत पूछ रही थी, पर असल में उसे लाए जांग की खोज थी। उसकी माँ ने कहा कि वह कई दिनों से नहीं आया, सिर्फ काम में डूबा हुआ है। उसी समय उसने बाहर झांकते हुए उसे देखा, लेकिन वह भीतर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ज्यू ने फिर ऑफिस जाकर सभी को छोटे छोटे तोहफे दिए, लेकिन वहाँ भी उसे वह नहीं मिला। फिर दोस्तों की मीटिंग हुई, वहाँ भी वह नहीं आया। यह दूरी ज्यू को उस बदनामी से ज्यादा दुख दे रही थी क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि वह फिर उसकी दुनिया से गायब हो गया है। लाए जांग के माता पिता ने लंबे समय तक सोचने के बाद उसे एक बड़ी रकम भेजी और कहा कि वह कहीं जाए, घूमे, अपनी जिंदगी को एक इंसान की तरह जिए, सिर्फ पत्रकार बनकर नहीं। वे नहीं देख सकते थे कि उनका बेटा हमेशा आधा आगे बढ़ता और आधा पीछे हटता रहे। बहुत सोचने के बाद लाए जांग ने सेक्शन चीफ से 1 साल का ब्रेक मांगा, घूमने और खुद को समझने के लिए। फिर उसने ज्यू से मिलने का समय तय किया ताकि ठीक से अलविदा कह सके। ज्यू ने उसके सामने मुस्कुराहट बनाए रखी और कहा कि वह खुश है कि उसे नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन घर लौटकर वह टूट गई क्योंकि सिर्फ पार्क में उससे कुछ मिनट बात करने भर से ही फिर हवा में अफवाहें फैल गई थीं। फिर भी वह एयरपोर्ट गई उसे विदा करने, मुस्कुराते हुए, वादा करते हुए कि वह नहीं रोएगी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसके आंसू रुक नहीं पाए। 1 साल बीता। दरीम ज्यू की लीडरशिप में खूब फला फूला। जियान की तबीयत में भी सुधार आया और उसने सीईओ की कुर्सी ज्यू को सौंप दी।
सोचती। जिऊ काम में डूबी रहती लेकिन फिर भी लाएजांग के माता पिता से मिलती रही, सिर्फ उनकी देखभाल नहीं बल्कि उससे जुड़े रहने के लिए। उसने उन्हें वह पुरानी फोटो भी दी जिसमें वह और लाएजांग शादी के कपड़े ट्राई कर रहे थे। उनकी माँ ने उसे बड़े प्यार से संभाल कर रख लिया। लाएजांग दुनिया घूमता घूमता स्पेन में ठहर गया। वहाँ से दूरस्थ काम करते हुए पहली बार अपनी जिंदगी में संतुलन बना पाया। संयोग ऐसा कि कुछ महीनों बाद जब जिऊ बिजनेस ट्रिप पर स्पेन पहुंची, दोनों एक ही शहर में थे और कई बार एक दूसरे के बेहद करीब से गुजर गए लेकिन मिले नहीं, मानो किस्मत उन्हें चिढ़ा रही थी। और तभी दुखद खबर आई, उनका करीबी दोस्त और भाई जैसा साथी एक हादसे में गुजर गया। लाएजांग तुरंत कोरिया लौट आया। अंतिम संस्कार पर गुई को देखकर दोनों की साझा पीड़ा ने उनके बीच की दूरी जैसे मिटा दी। सबके जाने के बाद वे एक दूसरे के पास खड़े रहे, कुछ शब्द ही बोले लेकिन उन शब्दों में सालों का दर्द था। उसने कहा कि अब वह दोबारा विदेश जाएगा, न जाने कब तक। एयरपोर्ट जाते समय जिऊ को खबर मिली कि उसकी फ्लाइट उड़ने वाली है। वह सरपट भागी, लगभग रेस कार की तरह, यह सुनिश्चित करने कि इस बार वह मौका न चूके। उसने उसका सामान छीनकर कहा कि अब उसे कोई परवाह नहीं है दुनिया क्या कहेगी, चाहे लोग अफेयर कहें चाहे कुछ भी। अब कंपनी भी संभल चुकी है और उसकी जिंदगी भी। अब जरूरी सिर्फ यह है कि दोनों आगे का रास्ता साथ तय करें क्योंकि वह उसके बिना नहीं जी सकती। लाएजांग ने सामान छुड़ाने की कोशिश की लेकिन रुक गया। उसे देर तक देखता रहा। दोनों की आंखें नम थीं। आखिरकार उसने बहुत धीरे से सिर्फ एक वाक्य कहा, चलो घर चले। और भीड़ के बीच दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।